Okay, hello students. My name is Sumit Kumar Gupta and I'm a physics faculty at PNC Educations. तो फाइनली आप लोगों ने अपना FT 3 आवर्स दिया है एंड होपफुली पेपर अच्छा रहा होगा. पेपर बिल्कुल सिंपल ही था, जैसा नेट में क्वेश्चन आता है एज इट इज़ वैसा ही था. तो मैं यहाँ करने के वाला हूँ वन बाय वन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ. जैसे कि आप लोग जानते हैं जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा काइंडली डायरेक्टली जाके वहाँ रेफर कर सकते हो. मैं वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए आप लोग का जिसमें ये डाउट होगा, है ना. मैं स्टार्ट करता हूँ. जैसे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था हमारा. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, तो ये तो आई थिंक बड़ा ही ईजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे. ग्राफ देख के समझ पा रहा है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है. और क्वेश्चन पढ़ा जाए, एक बॉडी था जिसका मास 1 दिया था, टाइम 0 पे वो रेस्ट में था. इसके बाद फोर्स उस पर कैसे लग रहा है देख पा रहे हो, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ पे उसका क्या पूछा गया, मोमेंटम पूछा गया, है ना. मोमेंटम, तो मोमेंटम कैसे मिलता है, सब लोग जानते हो. मोमेंटम है सिंपली व्हाट, एरिया अंडर व्हाट ft ग्राफ. तो अगर ये बस कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इजीली क्वेश्चन हो गया. स्टिल मैं अच्छे से लिख देता हूँ. न्यूटन के सेकंड लॉ से स्टार्ट करते हैं. तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या सिखाता है, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये हम लोग जानते हैं. dp बाई क्या होता है, dt होता है. ओके नेक्स्ट देखा जाए तो dp हम लोग लिख सकते हैं क्या बताना, ft. और ये सिंपली ये बता रहा है कि स्मॉल चेंज इन टाइम में स्मॉल चेंज इन मोमेंटम होगा. टोटल चेंज के लिए ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ता था. टाइम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम, ठीक है. तो चलो टाइम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फाइनल मोमेंटम किसी भी टाइम t पे, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है. तो ये वाला पार्ट देगा हमारा चेंज इन मोमेंटम देगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये चेंज इन मोमेंटम देगा. एंड सब लोग जानते हो इंटीग्रेशन से मिलता क्या, एरिया मिलता है. एरिया अंडर ft कर्व लिख सकते हैं, एरिया अंडर ft कर्व. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एरिया अंडर ft कर्व. ओके नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए तो एरिया तो इजीली निकाला जा सकता है. चेंज इन मोमेंटम तो क्लियरली देख सकते हो, इनिशियली बॉडी रेस्ट में था. तो यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल वाला इनिशियल वाला हमारा क्या 0 है और फाइनल वाला रिक्वायरमेंट है. और एरिया सिंपली देखा जाए तो इतना तो क्लैरिटी होना चाहिए कि टाइम एक्सेस के ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. नीचे वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो उसका ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए. तो ऊपर वाले एरिया को मैं थोड़े टाइम के लिए a1 मान लेता हूँ और नीचे वाले एरिया को मान लेता हूँ a2. तो उसको माइनस a2 करेंगे. a1 लिखते हैं, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज बेस 2 और हाइट हमारा कितना है 10. माइनस करेंगे दूसरे ट्राइंगल के एरिया, दैट इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट 1 एंड हाइट इज व्हाट. तो हाइट अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिलेट कर सकते हो. अगर यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो क्लियर सवाल है, ये हाइट हमारा कितना आ जाएगा. सिंस बिल्कुल स्लोप देख पा रहे हो दोनों साइड से मिला सकते हैं. ये हाइट यहाँ 5 आना चाहिए. स्टिल मैं एक बार लिख दूंगा, चेक करते हैं. यहाँ से हमारा कैंसिल होगा और ये रिजल्ट कितना आ रहा है 10 माइनस 5/2. तो आना चाहिए 7.5 आना चाहिए, 7.5. और ये सेंस हमारा क्या है, मोमेंटम है. तो मोमेंटम को लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड, है ना. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 7.5. ऑप्शन सी राइट होगा इस क्वेश्चन का, देख लेना. ऑप्शन सी राइट होना चाहिए. होपफुली हाइट तो समझ पा रहे हो, बाई ट्रिग्नोमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं इजिली के 5 होना चाहिए. मैं कर ही देता हूँ, चेक करना. ये f था और ये वाला क्या है t है. तो ये हम लोग देख पा रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसा हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. या फिर अगर मान लो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा. और टैन अल्फा, इस वाले पार्ट में टैन अल्फा लिख सकते हैं हम लोग सिंपली क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर, मेरे ख्याल से 10 है और बेस कितना हमारा इस वाले पार्ट में 2 है. लेकिन इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर नहीं पता, इसको मान लेते हैं ऐसे ही हम लोग क्या मान लेते हैं x. और बात करते हैं बेस का, तो बेस हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना देख पा रहे हो 1 है हमारा. तो सिंपली x हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, x 5 आ रहा है. इसलिए मैंने ये हाइट, ये जो x हमने कंसिडर किया है, ये हमारा कितना आया था 5 आया था. ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हाफ इंटू बेस इंटू व्हाट, हाइट. तो चलो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है. तो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है. और देख पा रहे हो मेरे ख्याल से ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ना, थर्मो का क्वेश्चन है ना. तो इसमें है क्या हमारा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखा था और इसमें प्रोसेस है आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक. कौन कौन पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको ये बताना है. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगेन काफ़ी ईजी है, देख के क्लियरली समझ पा रहे हो. अगर मैं लिखना चाहूँ सारा तो बताओ ए बी हमारा कैसा प्रोसेस होगा. पहला वाला देख लेते हैं ए बी. तो ए बी हमारा वही बात है, आइसोबारिक हो गया, लिख सकते हैं आइसोबारिक हो गया. फिर बात करते हैं बी सी का, बिकॉज यहाँ प्रेशर कांस्टेंट ऑब्वियसली समझ पा रहे हो. और बीसी का बात करें तो बीसी हाँ आइसोथर्मल हो सकता है, बिकॉज सब लोग जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या तो आइसोथर्मल या तो एडियाबैटिक का होता है. तो चांसेस है हाँ यहाँ पे आइसोथर्मल मेंशन, इसलिए मैंने आइसोथर्मल लिख दिया. फिर बताओ सी का बात करें, सी का तो सी क्लियरली देख पा रहे हो कैसा है हमारा. तो सी में लोग क्या देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. यानी वॉल्यूम कांस्टेंट यानी क्या लिख सकते हैं, या आइसोकोरिक होगा. और एक लास्ट पार्ट और है, लास्ट पार्ट हमारा डी है. तो अगर डी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगेन एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट कैन बी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का कोई बात नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आइसोथर्मल ही लिख देता हूँ.
चलो अगर ये आइडिया है, मेरे ख्याल से इतना लिखना भी नहीं चाहिए था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये आइडिया है तो मेरे ख्याल से इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखा जाए तो पहला वाला सबसे पहले आइसोकोरिक बताना है, तो आइसोकोरिक हमारा कौन सा है, ये CD हो गया है ना। फिर हमारा आइसोथर्मल बताना है, तो आइसोथर्मल हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा BC हो सकता है, तो CD। मेरे ख्याल से ऑप्शन D देखना। सबसे पहले देखो आइसोकोरिक बताना था, तो आइसोकोरिक हमारा कौन सा है बताओ, CD है। फिर बताओ हमारा आइसोथर्मल बताना है, तो आइसोथर्मल हमारा एक पॉसिबिलिटी है कि DA हमारा हो जाएगा आइसोथर्मल। फिर हमारा आइसोबारिक, तो आइसोबारिक हमारा क्या होगा, AB होगा। तो ऑप्शन D तो राइट लग रहा है इसका। और कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या? तो स्टार्ट करना था आइसोकोरिक से, तो CD से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है, क्रॉस वेरीफाई करके देख लो। तो आई थिंक चलो ये तो सही है, DC हमारा क्या आइसोकोरिक है, बट CB हाँ हमारा आइसोथर्मल है। AD नहीं, AD हमारा आइसोबारिक नहीं है, तो ऑप्शन B तो नहीं, ऑप्शन D होगा। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो चेक कर लेना, फुली क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अगेन एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ वेव का इक्वेशन दे रखा था और पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो क्वेश्चन नंबर 3 चेक किया जाए। ऐसा तो देखा था वेव का इक्वेशन है, डायरेक्टली भी जानते होगे, जैसे ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। अगर बेसिक फॉर्म में याद है, वे लिख लो, A साइन क्या होता है, ओमेगा टी माइनस KX। कुछ इनिशियल फेज नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं ना। इसी को थोड़ा ठीक से लिखा जा सकता है, एज पर गिवन कंडीशन साइन। तो अच्छे से जानते हो ओमेगा कैन बी रिटन एज व्हाट, 2π/t। तो 2π यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ये t/t लिख सकते हैं। अगेन k को लिख सकते हैं 2π/λ, तो 2π कॉमन आ गया है, तो लिखा जा सकता है कि x/λ। फुल ये फॉर्म सबको अच्छे से पता है। और एक बार हमारा ये मिल गया, वेव का इक्वेशन इजीली कंपेयर किया जा सकता है। बात करते हैं किसका, स्पीड का। तो स्पीड हमारा होता क्या है, तो स्पीड हमारा लिखा जा सकता है ω/k। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो ω/k, या फिर तुम चाहो तो ω/k को क्या लिख सकते हो भाई, λ/t लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज ये 2π/t हो गया, ये हमारा 2π/t है, और ये हमारा क्या है 2π क्या लैम्डा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, λ/t लिख सकते हैं। और एक बार ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो λ/t इजीली कंपेयर करके देख सकते हैं। लैम्डा इज वॉट 0.3, और हमारा t कितना है बताओ, 0.01 है, 0.01 है। डेसिमल हटेगा तो मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए, तो 30 मीटर पर सेकंड राइट आंसर होना चाहिए। अगर सब कुछ मीटर में दिया है तो हाँ मीटर में दिया था, तो 30 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन B राइट होता है इस क्वेश्चन को। फुली क्लियर होना चाहिए सबको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, चेक कर लेना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, जिसका मास कितना है, m है, और रेडियस कितना दिया था, r दिया था। रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टुवर्ड्स प्लेन। ओके ठीक है, तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर ही लिया जाए पहले। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एज पर गिवन क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक डिस्क पहले बना लेते हैं। ये हमारा मान लो डिस्क हो गया, ठीक है, ये मान लेना डिस्क हो गया। नाउ एज पर क्वेश्चन ये हमारा रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट रोटेट कर रहा था विद स्पीड व्हाट ओमेगा। नेक्स्ट एक दूसरा डिस्क था जिसका रेडियस सेम है हमारा, लेकिन मास बताओ क्या, हाफ है। ये इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया गया ओवर द फर्स्ट डिस्क। वैसे कि इसमें सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो मान लेना एक और हमारे पास डिस्क एग्जैक्टली सेम है, लेकिन बताओ रेडियस तो सेम है, लेकिन मास क्या है, एज पर क्वेश्चन हाफ है। जैसे मुझे यहाँ लिख देना चाहिए था, अगर मैं इसको ऐसे ही मान लेता हूँ फर्स्ट वाला डिस्क, और इसको मान लेता हूँ सेकेंड डिस्क, तो फर्स्ट डिस्क का मास एज पर क्वेश्चन m है, बट सेकंड डिस्क का कितना है बताओ, m/2 है। देखो बारी बारी से आराम से करना, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या। ऑब्वियसली जैसे ही इस पे जाके गिरेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो सिस्टम पे काम कर नहीं रहा है। एंड एब्सेंस ऑफ एनी टॉर्क हम लोग जानते हैं सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, इनिशियल वाला और फाइनल वाला क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इनिशियली देखा जाए तो बस यही डिस्क हमारा मूव कर रहा था, तो लिख सकते हैं बताओ क्या, मतलब जैसे लिखना लिखना, जैसे मैं लिख ही देता हूँ ऐसे, यहाँ पे चेक करना। एज पर क्वेश्चन यहाँ देख लो, ये जैसे ही इसके ऊपर रखेंगे फर्स्ट डिस्क के, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी हमारा पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों सिस्टम एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट होकर एक साथ घूमेगा, और उस सिंगल सिस्टम का हमसे स्पीड पूछा जा रहा है। मैं साइड में लिख देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या जानते हो, किसी भी सॉलिड बॉडी का, रिजिड बॉडी का, ऐसे लिख सकते हैं I ओमेगा। नाउ नेक्स्ट, इनिशियली बस ये वाला डिस्क घूम रहा था, तो लिख देंगे क्या हम लोग, I1 ω1, और दूसरे वाले का तो है नहीं इसलिए 0 लिख देते हैं। फाइनली हमारा दोनों एक साथ घूमेगा, तो लिख देना दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम I1 + I2 स्केलर क्वांटिटी होता है, और कंबाइंड सिस्टम का जो भी ओमेगा रहा होगा, नहीं पता ओमेगा मान लेते हैं, ω2 लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा सेकेंड वाले केस में। तो ओमेगा डैश ऐसे ही मान लिया जाए, कुछ भी मान लो जो मन करे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाले डिस्क का, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लोग जानते हो, mr²/2 लिखा जा सकता है फॉर द गिवन केस। इनिशियल स्पीड कितना दिया था, ओमेगा दिया था, दिस इज इक्वल टू, अब कॉम्बाइंड सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो पहले डिस्क का चेंज होगा नहीं, और दूसरे डिस्क का बताओ मास आधा है ना, रेडियस को सेम ही दिया है, और इनटू लिख सकते हैं क्या, ओमेगा डैश। ऐसे यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है,
तो एम आर स्क्वायर बाई 2 वाला पार्ट चाहे तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बस क्या रह जाएगा ओमेगा, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन हमने ले लिया है तो यहाँ 1 प्लस सिंपली मुझे लिखना चाहिए था 1/2, ठीक है, और इंटू व्हाट ओमेगा डैश, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 3/2, सो इट एम्प्लाइज ओमेगा डैश हमारा निकल के आ रहा है 2/3 ओमेगा निकल के आ रहा है, ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए था। कॉम्बाइंड सिस्टम इस एंगुलर स्पीड से मूव करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, हाँ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा, देख लेना ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। होपफुली क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या दे रखा है ना, अगर नंबर 5 चेक करें तो नंबर 5 में बॉडी का वेट हमारा, बॉडी को देखो वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं अर्थ सरफेस से, तो रीच अ हाइट above the earth which is equal to the 9 times the radius of the earth, वैसे इसमें weight of the body at that height पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, चेंज होने लगता है, और हाइट यहाँ पे कंसिडरेबल है, अच्छा खासा है, कैसे वेरिएशन होता है ये तो याद होगा। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, होपफुली फार्मूला सबको पता है। और सिंस वेट का बात हो रहा है, मैं अपने मन से दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मास तो ऐसे मल्टीप्लाई करो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ये हमारा बन गया, सिंस हाइट पे जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, उसको एपरेंट वेट मान लेते हैं, और यहाँ पे देखो पुट कर ही लिया जाए, आर प्लस हाइट कितना दिया है, 9r दिया है, ओके, उसका स्क्वायर, और ये हमारा हो गया सरफेस वाला वेट को ही एक्चुअल वेट मान लेते हैं, ये एक्चुअल वेट हो गया, ठीक है। वैसे इसमें देखा जाए तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो आर कैंसिल हो जाएगा, नाउ 1/10 का स्क्वायर है, दैट इज़ व्हाट 1/100 लिख सकते हैं, और एक्चुअल वेट हमारा साथ W दिया था ना, मैंने पढ़ा था W ही दिया था, तो आंसर क्या हो गया W/100 हो गया। इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा था, तो ये हमारा ऑप्शन ए होगा, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, देखते हैं क्या दिया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये नंबर 6 हमारा। तो नंबर 6 देख के ही समझ में आ रहा है कोलिजन का क्वेश्चन है शायद। स्फीयर का मास m था, कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रहा था, जाके किसी स्टेशनरी मास को हिट किया, आइडेंटिकल मास को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो वैसे इसमें रेशियो वेलोसिटी ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन ये पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखो नंबर 6 तो क्लियर सा बात है, ये मान लो पहला मास हो गया, ये मान लो दूसरा वाला हो गया, है ना, इसका मास दिया है, क्या मान लिया जाए, m1 m2 लिखने का नीड नहीं है, हालांकि लिखना है तो लिख लो, m1 हमारा कितना दिया m दिया है, और m2 भी कितना दिया हमारा m ही दिया है। इनिशियल स्पीड पहले वाले का देखा जाए तो मान लेना कितना u दिया है, और दूसरे वाले का इनिशियल स्पीड कितना हमारा, ये रेस्ट में था 0। कोलिजन के बाद मेरे ख्याल से देख पा रहे हो, मतलब पार्शियल इलास्टिक कोलिजन का केस है या इन इलास्टिक कोलिजन का केस है, तो वैसे केस में होगा क्या हमारा, ये दोनों मासेस कोलिजन के बाद m1 और ये m2 कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए सबको, फार्मूला आ रहे तो फार्मूला से कर लो, और नहीं आ रहे तभी का भी बड़ा चीज़ थोड़ी है। सब लोग जानते हो कैसा भी कोलिजन हो क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, तो एक बार पहले मोमेंटम कंजर्व करा लेना, इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल लिख देते हैं। चलो इनिशियल क्या लिखेंगे, सिस्टम का, इसी का तो बस मोमेंटम है, यानी mu लिखना चाहिए, दूसरे वाले का 0 हो गया। फाइनली देखा जाए तो लिख सकते हैं m1 v1 प्लस क्या m2 v2 लिख सकते हैं ऐसे। चाहो तो वेक्टर फॉर्म भी दे सकते हो, बट आई थिंक नीड देंगे, बिकॉज हाँ ये सेम डायरेक्शन है, मूव करना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। वैसे ये सब मास कैंसिल हो गया, लिखा जा सकता है v1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, u लिख सकते हैं। चलो ये मान लेना ऐसी फर्स्ट इक्वेशन, दो अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो होता नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हेल्प करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो u1 माइनस u2, ये अच्छे से हम लोग जानते हैं, ओके। इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो e रहने देते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो लिखा जा सकता है v2 माइनस क्या v1, और नीचे देखा था तो ये वाला पार्ट तो है नहीं, सेकंड वाला, ये सिंपली u लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ रहा है v2 माइनस v1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, eu आ रहा है, तो चलो ये मान लेना सेकंड इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तुम वेक्टर का साइन भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। अब ऐसे केस में अगर मान लो दोनों को क्या करें, ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने से v1 कैंसिल हो जाएगा, मान लो 1 + 2 कर रहे हैं, समझ लेना थोड़ा, 1 + 2 करेंगे तो ऐड करने से मेरे ख्याल से ये v1 कैंसिल होगा, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, v2 हमारा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 + EU/2, ये हमारा v2 आ रहा है। और सिमिलरली आई थिंक सब्सट्रैक्ट अगर मैं कर देता इसमें से, इसको माइनस कर लेता, v2 कैंसिल हो जाता, और इस तरीके से 1 - 2 करने से क्या आने वाला है, यहीं पे लिख लिया जाए, नेक्स्ट पेज में जाने का नीड ना पड़े, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v1 हमारा जो निकल के आएगा, सिमिलर तरीके से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 - EU/2 आना चाहिए, तो ये हमारा v1 है और ये हमारा v2 है। इस तरह से आई थिंक रेशियो पूछा था दोनों का, रेशियो देखा जाए तो v1/v2 पूछा था, तो आई थिंक राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि कंडीशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन
ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बिकॉज अगर नहीं मेंशन है, मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं मेंशन है तो इसको ही कंसिडर करके हम लोग चलेंगे। 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, पहले बॉडी का पहले लिखेंगे और दूसरे बॉडी का बाद में लिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों लग रहा है रेशियो, बट हाँ ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज फर्स्ट बॉडी का पहले लिखेंगे और सेकेंड बॉडी का बाद में, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आई थिंक राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, चेक कर लेना अच्छे से। 6 के बाद देखते हैं 7। हाँ देखिए समझ में आ गया, क्वेश्चन है किसका हमारा बताओ, कैलोमेट्री का क्वेश्चन है, और कैलोमेट्री का आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हो जाना चाहिए। याद है सब 5 स्टेप कैलोमेट्री हम लोग फेस का कन्वर्शन और कैसे टेम्परेचर वगैरह चेंजेस होता है हीट देने से। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास एज पर क्वेश्चन क्या था, आइस था 10 ग्राम इस टेम्परेचर पे, और इसको हम लोग कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि क्या क्या होगा, जैसे Q1 Q2 Q3 जो हीट्स हमने दिया वो क्या होगा। तो सब लोग जानते हैं इस वाले केस में मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ, चलो यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। जैसे देखो ये वाला टेम्परेचर है और ये वाला हमारा क्या है, हीट सप्लाइड है ना, हीट सप्लाइड है, Q कैलोरी में दे रखा था। वैसे केस में ये जो ग्राफ है ना, ये क्या दिखाता है सबको याद होना चाहिए, बस मैं वही याद दिला रहा हूँ, ऐसे तो सबको याद होना चाहिए। रेफरेंस मान लो यहाँ से लेना, यहाँ 0 दिया है, ठीक है, मान लो ये वाला ओरिजिन जैसा कुछ मान लेना, चेक करना। तो देखो यहाँ पे है क्या हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे कितना हमारा -40 है, तो ऑब्वियसली -40 भी क्या होगा, आइस होगा। यहाँ पे होता क्या है, आइस का टेम्परेचर पहले बढ़ रहा होता है, हीट देने पे होगा कि आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, -40 से क्या 0 तक जाएगा। अब देखो 0 के बाद और हीट देंगे तो ऑब्वियसली 0 इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे होगा क्या बताओ, आइस हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, सबको याद होगा है ना। और एक बार जब कंप्लीट कन्वर्शन हो जाता है आइस का वाटर में, उसके बाद जाके और हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ऐसे ऐसे देख लेना थोड़ा, यहाँ वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और वाटर का ज़्यादा, अगर कंटेनर ओपन है तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो सकता है, 100 हो सकते हैं। और एक बार अगर 100 हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहे हैं, और ज़्यादा हीट देने से बताओ अब क्या होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर क्या होगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, स्टीम एंड सो ऑन। और इसी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे तो स्टीम भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। देखते हैं क्या क्या दे रखा था। सबसे पहले Q1 का वैल्यू पूछा गया, तो फार्मूला क्या लगा देंगे, फार्मूला तो एक ही होता है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू वॉट, MS∆T, ये हमारा सारे केस में हेल्प करने वाला है। सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट केस के लिए Q1, तो आइस है, तो मास ऑफ आइस इंटू वॉट, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। लिखते हैं मास कितना दिया था, सब कुछ सीरियस फॉर्म में करते हैं, 10 ग्राम दिया था। स्पेसिफिक कैपेसिटी जानते हैं, ऐसे तो जानते हैं 0.5 होता है, बट यहाँ दिया कितना है, 0.53 दिया है, तो उसको ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, 0.53, और चेंज कितना हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से 4 यानी 212 के आसपास आएगा, है ना, 212 ऐसा ऑप्शन है। तो ये हमारा आ रहा है 212 कैलोरी। तो चलो एक तो समझ में आया, मेरे ख्याल से ए का कौन सा होना चाहिए, एस होना चाहिए। मैं यहाँ साइड में लिखते हुए जाता हूँ, ए का समझ में आ रहा है क्या होगा, एस होगा, ठीक है, ए का एस होगा। चलो देखते जाना, फिर बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में होगा क्या हमारा, तो यहाँ पे बस देख पा रहे हो टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, बस क्या हो रहा है बताओ, आइस हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। फार्मूला क्या लगेगा, M इंटू वॉट, LF। नेक्स्ट मास तो सेम ही है हमारा, तो मास हमारा कितना है, 40 ग्राम है, 40 ग्राम नहीं था सॉरी 10 ग्राम था, मास हमारा 10 ग्राम है। और LF ऐसे तो जानते हैं 80 होता है, बट क्वेश्चन में भी हाँ 80 दे रखा है, तो 80 यहाँ लिख लेना, और ये डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 800 कैलोरी हो जाएगा। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, फार्मूला क्या लगाएंगे, M, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, मास एज इट इज़ 10, वाटर का 1 होता है, एंड चेंज कितना हुआ 100 तक हो रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है 1000 कैलोरी आ रहा है। मुझे लिखते भी जाना चाहिए था साथ में। सेकंड का देखा था Q2 का 800 आ रहा है, Q2 का 800 आ रहा है, तो हाँ P ऑप्शन दिया था, P के साथ मैच करेगा। फिर देखते हैं, वैसे ही C का हमने क्या निकाला है, 1000 निकाला है, तो C का Q लिख सकते हैं, ओके। और रहा बात D, तो D ये सब डायरेक्टली बताया जा सकता है, इतना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं, काफ़ी इजी था। यहाँ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने का क्लियर सा मतलब है Q4 अगर कैलकुलेट किया जाए, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, तो M इंटू LV वाला फार्मूला लगेगा। मास हमारा 10 दिया है, और LV जानते हैं कितना है बताओ, 540 है। आंसर कितना आ गया, 5400, तो ऑप्शन R होना चाहिए इसका, R। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ रहा है SPQR। SPQR देखते हैं ऑप्शन है या नहीं यहाँ पे, SPQR, हाँ SPQR एक ऑप्शन है, ऑप्शन D होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन D हुआ, ऑप्शन D इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। 8 में देखते हैं, तो 8 में क्या दिया ना, देख के समझ में आ रहा है रॉड्स का सीरीज कनेक्शन है, और
लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम दिया, थर्मल कंडक्टिविटी सबका अलग अलग है। ए और बी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो ऐसे केस में साइड से कोई हीट लॉस नहीं कंसिडर करना। सपोज करना ए से एंटर कर रहा है, बी पे निकल रहा है, तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है 8 का। देखो 8 का सॉल्यूशन अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। देखिए ये सीरीज कनेक्शन है ना, रॉड्स का सीरीज कनेक्शन है। थोड़ा मुझे ड्रॉ तो करना ही चाहिए, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो चेक करना, ये वाला हमारा दिया है k/2, सिमिलरली ये वाला हमारा दिया है 5K, और ये हमारा कितना दिया है K। वैसे ही मान लो इसको हाइयर टेम्परेचर पे रखते हैं θ1, और इसको रखते हैं लोअर टेम्परेचर पे, θB मानते हैं और θA मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो वैसे कि इसमें हीट ऐसे ट्रांसफ़र होगा, और ये रॉड्स का कैसा कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन पहला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। आई थिंक इतना भी नीड नहीं, मैं कर लेता हूँ स्टिल। R1, R2 और R3। फिर देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला डायरेक्टली याद है, सेम ही होता है इलेक्ट्रिकल के जैसे इसका भी, L/KA। वहाँ रेजिस्टिविटी, यहाँ कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग R1 + R2 + R3 ये लिखा तो जा सकते हैं। बिकॉज मुझे कंडक्टिविटी का नहीं पता, बट हाँ मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आता है। अब इफेक्टिव कंडक्टिविटी अगर निकालना है तो ये फार्मूला का हेल्प लेंगे। नाउ एज पर क्वेश्चन सबका डायमेंशन क्या है, सेम है, पर यार सारा लिखोगे LHS RHS में। अच्छा लिख ही लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट वाला लिखना चाहिए L/K, तो K इज़ व्हाट, K/2, तो K/2, 2 में चलो ये लिखता हूँ, तो K/2A। सेकेंड वाला देखा जाए L क्या लिखना चाहिए हमारा, तो ये 5K है, तो 5K इंटू वाट क्या लिखेंगे, फिर से हम लोग A लिखेंगे। थर्ड वाला देखते हैं L, फिर थर्ड वाला देखा था तो क्या हमारा K और इंटू क्या A लिख सकते हैं। इस साइड चले जाएंगे ना, तो एक कंपोजिट रॉड के बारे में सोचो, इस कंपोजिट रॉड का लेंथ कितना हो गया, अभी L नहीं है, पूरा लेंथ कितना हो गया, 3L हो गया। और इस पूरे कंपोजिट रॉड का K इक्विवेलेंट निकाला था, K इक्विवेलेंट लिख लेना। और क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही है, देखो पहले के जैसा ही है, वो तो पूरे कंपोजिट रॉड का भी क्या सेम है। तो आई थिंक यहाँ पे होगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया इजीली कैंसिल किया जा सकता है। इवन लेंथ वाला पार्ट भी L तो कैंसिल कर सकते हैं ऐसे ईजिली, और यहाँ से देखा था तो K इक्विवेलेंट हमारा मिल जाएगा। मैं एज इट इज़ ऊपर से कॉपी करता हूँ, 3/K इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू, नीचे लिया जाए LCM क्या ले लिया जाए, 5K ले लूँ, तो 5K 2 ऊपर जाएगा, 5 2 जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 1 प्लस देखा था तो क्या 5, यानी टोटल कितना हो गया 16 है ना। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है 5 3 15 बाई क्या 16 आ रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। चेक करना, ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है 15K/16, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। होपफुली क्लियर है, सबने क्वेश्चन किया होगा, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाइनली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 आई थिंक पढ़ के समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन है। इसमें एक बार मैग्नेट दिया है जिसका कोर्सिविटी दे रखा था। अच्छा ये कोर्सिविटी रिटेंटिविटी सुन के मेरे ख्याल से याद आता होगा क्या, हिस्टेरेसिस लूप वगैरह, ओके उसका ही क्वेश्चन है। और हम लोग चाहते हैं इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं बाय इंसर्टिंग इट इन अ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर डाल के इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं। आई थिंक क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, अगर ठीक से समझना है तो मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं आप। तो बड़ा अगर क्लैरिटी चाहिए तो एक काम कर रहे हैं, हिस्टेरेसिस लूप यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं ठीक से, थोड़ा चेक करना। तो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ कैसे चेंज होता है, तो उसका ग्राफ हम लोग अच्छे से जानते हैं। हाँ कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यूस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से हिस्टेरेसिस लूप का ग्राफ ऐसा बनता है, जहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या होता था, रिटेंटिविटी होता था, ये हमारा रिटेंटिविटी होता था, और क्लियरली ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कोर्सिविटी है ना, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कोर्सिविटी है। और इसी कोर्सिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो कोर्सिविटी सबको याद होना चाहिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसके लिए सब्सटेंस हमारा डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो क्लियर सा बात है, इसको हम लोग डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, ये सबको याद होना चाहिए, म्यू नॉट NI होता है। इसी को और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ B/μ0 दिस इज इक्वल टू व्हाट NI लिख देता हूँ। और ये B/μ0 जाना पहचाना तो लग रहा होगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया, जिसकी वजह से सब्सटेंस मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होगा। यहाँ डीमैग्नेटाइज करना है, तो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए कोर्सिविटी का वैल्यू दे रखा था, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा था, कितना दिया था, 4 × 10⁻³ दिया था। ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, 4 × 10⁻³ दिया था। और स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड का, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली दिया है, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और ये करंट हम लोग को चाहिए था, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो 4 × 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स चेक करना, आई थिंक ये 60 है ना,
और लेंथ का बात किया जाए 12 सेंटीमीटर यानी 12 इंटू 10⁻⁻² ऐसे लिखा तो जा सकता है। ये हमारा करंट आ गया। यहाँ से देखा जाए बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन था, मेरे ख्याल से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स में। और देखा जाए इस साइड में ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से करंट आ रहा है कितना हमारा, यहाँ 40 रह जाएगा और नीचे आएगा हमारा क्या 5, यानी 8 एम्पेयर करंट हमारा होना चाहिए था। 8 एम्पेयर ऑप्शन है, तो हाँ एक ऑप्शन ज़रूर है, तो ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लेना, मेरे ख्याल से काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो अगर ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो चलो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा 10 देखते हैं। तो 10 में सिंपली दिया क्या हमारा, मेरे ख्याल से एक बार मैग्नेट है और पी और क्यू 2 पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा है, सेम दिखा रखा है, सेम। तो ऐसे कैसा है कि ओपी और क्यू का रेशो पूछा जा रहा है। क्लियर सवाल है, पी इज़ द व्हाट एक्सल पॉइंट और क्यू के हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अगर मैं लिखूँ, सबको फार्मूला याद है मेरे ख्याल से, यहाँ बार मिनट का लेंथ वगैरह तो दिया नहीं है, दिया रहता है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, चेक करना। पी हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्सल पॉइंट है, तो एक्सल पॉइंट का फील्ड का मैग्नीट्यूड ही डायरेक्टली लिखूँ, बोलो कितना होता है। बिकॉज नीचे ऑप्शन में देखो माइनस भी नहीं दिया है, तो मैग्नीट्यूड लिखवाना कितना होता है 2kp/x³। तो 2kp/x³ ऐसा होता था। बट यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने लिखा है फार्मूला, बट यहाँ पे है क्या, ये बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट के लिए याद होना चाहिए फार्मूला कैसे बहुत चेंज होता था, जस्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक क्वांटिटी से रिप्लेस करना होता है। तो पॉइंट पी का मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं कि आप लोग सिंपली 2, यहाँ पे लिख सकते हैं μ0 क्या 4π, और क्या लिखना पड़ता है मैग्नेटिक मोमेंट और नीचे x³। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ओपी डिस्टेंस को मान लेते हैं ऐसे ही x1 मान लेते हैं। एंड बाई सिमिलर लॉजिक अगर बात करें किसका हम लोग क्यू का, तो क्यू इज द इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता था, अगर ये वाला याद यही लिख लो, मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, kp क्या होता है x³ होता है। और इसी को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं सिंपली क्या μ0/4π। अगेन मैं सेम काम करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे m, और नीचे देखो डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस को मैं x2 अज्यूम कर रहा हूँ, x2 का क्यूब ऐसे लिख लेना। ठीक है, और अगर ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है बहुत कुछ कैंसिल होगा, डिवाइड ही कर लो और क्या, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इस तरीके से निकल के क्या आ रहा है हमारा, तो 2 को यहीं छोड़ दिया जाए और बाकी जो क्वान्टिटी है या रहने दो, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखा था तो लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिखना चाहिए था x2/x1 का क्या क्यूब लिख सकते हैं। बट हमसे पूछा गया था ओपी यानी x1/x2 पूछा गया था, तो x1/x2 ये हमारा कितना आ गया, इस साइड आ जाएगा तो √2⁻1/3 ऐसे ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है। तो लिख सकते हैं 2⁻1/3, और इसी को लिख सकते हैं क्यूब रूट, तो इसलिए ऐसा लिखा रखा है क्यूब रूट। तो क्वेश्चन अगेन ईजी था, सबने किया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए था, देख लो ऑप्शन ए राइट होना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। 11 देखते हैं क्या। 11 में अगर चेक करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से एसी सर्किट है जहाँ वी और आई का वैल्यू दे रखा था, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो ऑब्वियसली वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस पावर को डिसाइड करते हैं, सब लोग जानते हो। यहाँ एवरेज पावर का बात करेंगे तो क्या लिखना चाहिए, ERMS, IRMS, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है cos⁵ पावर फैक्टर। अच्छे से लिखा जाए तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ERMS कैन बी रिटन एज E0/√2, इसको लिख सकते हैं I0/√2। और चलो cos⁵ अगर समझ में आ रहा है तो पुट कर लेते हैं। फेज डिफरेंस है कितना, साफ साफ देख पा रहे हो, सिंपली है, डायरेक्टली π/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट E0 I0 देखा जाए तो दोनों 100 ही दिया है, तो 100 इंटू वॉट 100, नीचे √2 इंटू √2 इज 2। यहाँ देखा जाए cos, ये मेरे ख्याल से 60 हो गया, cos 60 होता कितना है, हाफ होता है, तो 25 इंटू 25, ठीक है, सॉरी 50 इंटू 50, ये 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 50 इंटू 50 मतलब 2500 आना चाहिए। तो 2500 वॉट आ रहा है, यानी बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपली 2.5। आंसर इसमें वॉट में दिया है ना, ओके मैंने एक चीज़ मिस किया, यहाँ पर है मिली में दिया है, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ मिली में दिया है। तो करंट सेट मिली में दिया है, तो पता है एक काम और करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे करंट मिली में दिया था, तो यहाँ पे 10⁻³ भी तो लिखना पड़ेगा। और अगर ये कैरी करके नीचे लेके आते हैं तो चलो कैरी करके नीचे लेके आ जाए, यहाँ पे लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 10⁻³ रह जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखा था तो 1 2 3, यानी मेरे ख्याल से आ गया 2.5 वॉट आना चाहिए, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, देख लेना, क्वेश्चन ईजी था, बस हाँ ये देखना था, यूनिट्स देखना था, ये वोल्ट में दिया था या मिली में दिया था, इसलिए हाँ सही है, 2.5 मिली वॉट होना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 था, चेक कर लो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मूव करते हैं 12 में देखा जाए मेरे ख्याल से एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारा, और किसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के नियर बाई रीजन में रखे हैं, पूछा जा रहा है कितना फोर्स उस पर लगेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबने किया होगा क्लास में, देख लो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है 25 एम्पेयर, जो अज्यूम करना है कर लो, इसको आई या फिर I' मान लो, उसको आई अज्यूम कर लेंगे। ये जो हमारा स्क्वायर लूप है
ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है हमारा, इसके बारे में डायमेंशंस वगैरह दे रखा था। और इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको आई अज्यूम कर लेते हैं, और ये 15 एम्पेयर है, 15 एम्पेयर। ओके, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है और ये लॉन्ग वायर है। तो सब लोग जानते हैं लॉन्ग वायर इस पर फोर्स लगा सकता है ना, फोर्स लगा सकते हैं। समझने का बहुत सारा तरीका है, मैं सिंपल तरीके से ही बोल देता हूँ, पर इसको पहले भूल जाते हैं। ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर, मेरे ख्याल से किसी भी करंट कैरिंग वायर के नियर बाय रीजन में क्या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो उस लॉन्ग वायर के नियर बाय रीजन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना तो चाहिए। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेंगे तो इनटू द प्लेन होना चाहिए, या पाम रूल को फॉलो करो तो इनटू द प्लेन होना चाहिए, ऐसे कुछ। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हो गया। लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, तो सब लोग को याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई क्या 2 पाई डी लिख सकते हैं। जहाँ पे आई को मैंने आई डैश माना है तो आई डैश ही लिख लेना। नेक्स्ट, अब ऐसे केस में क्या लगता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस से इंडिकेट किया है, ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लगता है कांस्टेंट है क्या? तो कांस्टेंट तो नहीं है, बिकॉज क्लियर सा बात है, जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वीक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ देखा जाए, ये जो हमारा वायर रखा हुआ था यहाँ पे ABCD, तो समझने वाला बात ये है, सब पे अगर बारी बारी से चेक करेंगे फोर्स कैसे लगेगा, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता था, जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उससे फोर्स ये फार्मूला के अकॉर्डिंग लगता तो है IL क्रॉस B, है ना। तो L क्रॉस B इस केस में करेंगे, फर्स्ट वायर के लिए मान लेना ये वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो चलो मेरे पास यहाँ एक और पेन मिल गया, ये हमारा क्या, हमारा लेंथ वेक्टर, और ये हो गया क्या, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देख लेना ये मैग्नेटिक फील्ड, L क्रॉस B करेंगे थंब इधर आ रहा है, फोर्स इधर लगना चाहिए, तो इस वाले पार्ट पे फोर्स इधर लगना चाहिए, ऐसे कुछ लगना चाहिए, है ना। चेक करना, इस वाले वायर पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए, दिस इज अ फोर्स ऑन व्हाट AD। सिमिलरली इसमें करंट उल्टा है तो फोर्स ऐसे लगना चाहिए, फोर्स ऑन व्हाट BC। और बाकी भी चेक कर सकते हो भाई, सिमिलर लॉजिक, फोर्स इस पे ऐसे लगेगा AB, और इस पे फोर्स हमारा ऐसे लगना चाहिए CD वाले पार्ट पे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें और इसमें वेरिएशन एक जैसा हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए दोनों फोर्स पता है, ये वाला दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जिस तरह से वेरिएशन यहाँ, वैसी वेरिएशन यहाँ। लेकिन देखा जाए वर्टिकल वायर से वर्टिकल वाले पोर्शन पे, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली ज़्यादा है ना, बिकॉज ये क्लोज है ना, इस वायर के डिस्टेंस कम, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा होगा। तो क्लियर से बातें समझना ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूँ AD पे, और मैग्नेटिक फील्ड में बात करो BC पे, मैग्नेटिक फील्ड बात करो BC पे, तो सबका इतना कॉमन सेंस रिप्लाई कर रहे हैं कि AD वाला मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा और BC वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्लियर से बात है, हाँ ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये रिलेटिवली कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस केस में इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ILB साइन मेरे ख्याल से यहाँ पे 90 बन रहा है, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये 90 लिखा जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो फोर्स का बात करते हैं, नेट फोर्स, ठीक है। मैं इसका डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही निकाल लेता हूँ, अच्छे से देखना, नेट फोर्स यहाँ लिखते हैं। तो ये दो फोर्स कैंसिल हो गया। अब ये दो फोर्स में देखेंगे तो डोमिनेंट कौन हो रहा है, चेक करना। मैं इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का बात कर रहा हूँ, डोमिनेंट कौन हो रहा है, AD वाला ज़्यादा बड़ा है, तो बड़े वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड से छोटे वाले फोर्स को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, BC को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से देखा जाए, नीचे चले आते हैं, नेट फोर्स फॉर्मूला क्या लगेगा, ILB, है ना। तो करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, दोनों वायर का लेंथ भी क्या सेम ही है, तो I और L तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। इसके बाद B, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला पार्ट में देखा जाए तो सब कुछ तो कांस्टेंट है, बट सेपरेशन ही तो अलग है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो उसको बाहर रख लिया जाए। म्यू नॉट I डैश बाई क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। हाँ, डिस्टेंस अलग अलग है, तो 1 बाई डिस्टेंस ऑफ वायर AD देखेंगे एक बार फ्रॉम द लॉन्ग वायर, और एक बार डिस्टेंस ऑफ वायर BC देखेंगे फ्रॉम द लॉन्ग वायर। नेक्स्ट देखा जाए तो नेट फोर्स यहाँ निकल के आ रहा है हमारा कितना, चलो I और I डैश 15 और 25 दिया था। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट I1 I2 मतलब I और I डैश, ठीक है। तो 15 और इंटू कितना हमारा 25 है, ओके। ऊपर में एक और पार्ट रह रहा है लेंथ, इस वाले वायर का AD का लेंथ देखना पड़ेगा। तो लेंथ इसका दिया था 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 लिखा जा सकता है। आई थिंक बस हो गया, सब कुछ हमने लिख लिया, नीचे वाला पार्ट तो हो ही गया। इस साइड में चले आते हैं, डिस्टेंस का बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना 5 दिया है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 1/5 में से माइनस करना पड़ेगा 1/30, बट सेंटीमीटर में दिया था, तो चलो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² और लिखना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर श्योर मिलना चाहिए यहाँ से देखा जाए। तो ये तो हमारा 50 होगा, और 15 × 5 75, तो 750 लिख सकते हैं। पावर सिंप्लीफाई करें, एक काम करना, एक 0 भी हटा देना, ये 0 या रहने ही देता हूँ मैं। पावर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिल रहा है हमारा 10⁻⁸ मिल रहा है,
इस वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो ये मिलना चाहिए मेरे ख्याल से 6 - 1 दैट इज़ व्हाट 5 बाई क्या 30 और यहाँ देखा जाए तो 1 बाई 10 टू द पावर -2 यहाँ से कैंसिल करते हैं, ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और इस तरीके से देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। नेट फोर्स डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो 1.2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जो हमारा फाइनल आंसर होगा नेट फोर्स वाला तो 6 से बस डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड करो एक बार में जाएगा, फिर 15 यानी कितना 2 टाइम्स पे जाएगा, ठीक है, फिर 30 यानी 5 टाइम्स पे जाएगा और इनटू देखा था तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर कितना -6 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से देखा था हमारा आंसर कुछ ऐसा आ रहा है और इसी को अगर डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन होना चाहिए था। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी मेरे ख्याल से ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ए और बी दिया है, बट हाँ ये क्या होगा सिंस ये फोर्स इसके ऊपर डोमिनेंट हो गया तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन को, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। देख लेना मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर मिला दिया, चेक कर लेना, मिला लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो अगर 13 हम लोग चेक करते हैं तो 13 में क्या दे रखा है, मेरे ख्याल से चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलोसिटी ये है, तो पाथ पूछा जा रहा है। तो क्लियर सा बात है, तो डायरेक्ट भी समझ पा रहे हो, एंगल 0 टू स्ट्रेट लाइन और एंगल हमारा 90 टू सर्कुलर पाथ होता है और यहाँ एंगल मतलब कुछ सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ऐसे के सब पाथ कैसा होता है, हेलिकल होता है। ये सबको याद तो होना चाहिए। मैं स्टिल एक बार लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, मान लेना मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, समझ लेना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया था ऐसा कुछ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे कुछ लिख रखा था 10 आई कैप। देखा जाए वेलोसिटी के बारे में बात करें तो जैसा कि इन्फॉर्मेशन दे रखा है आई कंपोनेंट 5 और जे कंपोनेंट हमारा 4 है, तो हो सकता है कुछ वेलोसिटी हमारा ऐसा हो, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा जो कि दे रखा था 5 आई कैप प्लस क्या 4 जे कैप। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनता है मेरे ख्याल से पाथ कैसा होता है, हेलिकल। अगर डायरेक्टली याद है तो सबने टिक किया होगा, ये क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा। या फिर कंपोनेंट रिजॉल्व करके समझ सकते हो, एक कंपोनेंट इसको देखो, एक्स कंपोनेंट इसको सीधा लेके जाएगा और जो वाई कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से पार्टिकल गोल गोल घूमना चाहेगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाता था, याद होगा सबको, इसका पाथ हेलिकल हो जाता था। दोनों कंपोनेंट कंसिडर करें तो इसका पाथ ऐसे हेलिकल हो जाता था विथ यूनिफॉर्म पिचेस इस केस में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, सबने किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाला 14 क्या है। चलो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, 14 चेक करना। तो 14 में क्या दे रखा है हमारा, चेक करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लूप रखा है जिसको मैग्नेटिक फील्ड हमने रखा था और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग नेचर का है, कॉन्सेंट्रेट से बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछा जा रहा है, कैसे होगा। तो बता हाँ ये थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है और लेंस लॉ का क्वेश्चन है, सब लोग समझ पा रहे हो। अगर चाहो तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे चेक करना, मैं जानबूझ के फिगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, चेक करना, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जैसा लिखा है लिख देते हैं, ये AB है हमारा और ये वाला क्या हमारा CD। मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से बाईपास है, बट मैं ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अब यहाँ देखा रहे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इनटू द प्लेन था, ऐसे ऐसे इनटू द प्लेन था, क्लियर है। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बताओ, इंक्रीजिंग नेचर का है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंक्रीजिंग नेचर का है। तो लेंस लॉ का रूल क्या सिखाता है कि ये इसमें जो करंट हमारा इंड्यूस होगा वो हमेशा चेंज को अपोज करना चाहेगा, फील्ड बढ़ रहा है तो उस इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करना चाहेगा। तो अगर ट्रिक जानते हो तो ट्रिक ही फॉलो करो। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब को रख देते हैं ऐसे, तो कर्ल क्या देता है, करंट का डायरेक्शन देता है, इंड्यूस करंट का, है ना। बट ये कब तक वैलिड होता है, जब ये डिक्रीजिंग नेचर का होता है। अगर ये इंक्रीजिंग नेचर का है तो रूल के अपोजिट, रूल बोल रहा है क्लॉकवाइज, तो बट होगा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये भी एक इंडिपेंडेंट लूप होता है तो इसमें अभी एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, यानी दोनों लूप में हमारा करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए था। मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस वाले लूप में करंट हमारा ऐसे फ्लो होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट लूप कंसिडर करना, ठीक है। बाद में देखेंगे कि इस बाईपास को कैसे समझेंगे। इसमें करंट हमारा ऐसे फ्लो होना चाहिए और इस वाले पार्ट में देखा जाए तो हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो होना चाहिए था, ऐसे फ्लो होना चाहिए था, ऐसे फ्लो होना चाहिए था। और हाँ दोनों में हो सकता है अलग अलग EMF इंड्यूस हो, क्योंकि उस एरिया अलग है ना। तो सब लोग जानते हो कि इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू एरिया पर डिपेंड तो करता है बिल्कुल। E इक्वल टू क्या होता है, -d∅/dt, और फ्लक्स ही हमारा एरिया पर डिपेंड करता है, तो लिखा जा सकता है माइनस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बदल रहा है तो d∅v/dt ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ लेना। ये तो दोनों के लिए सेम है बट एरिया अलग अलग है, तो इंड्यूस EMF अलग अलग होगा, इसलिए चांसेस है कि हाँ ये करंट हमारा अलग अलग हो। तो इस करंट को बेटर है कुछ मान लो, एक में मान लेना I मान लो, दूसरे मान लो I' मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि I' मान लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम मैंने ऐसा क्यों किया, इसका सिंपल सा रीज़न है इस वायर पे कॉन्सेंट्रेट करना। इस वायर पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, ये वाला लूप चाहता है करंट ऐसे फ्लो हो, बट ये वाला लूप चाहता है करंट ऐसे फ्लो,
बट ऑब्वियसली एक सिंगल वायर में करंट 2 डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं कर सकता है, फ्लो तो करेगा किसी एक ही डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे? तो यहाँ पे समझना ये है कि बड़ा लूप है ना, तो बड़ा लूप में क्या होगा, एरिया जा रहा तो EMF भी क्या जा रहा, तो EMF जा रहा तो ये करंट भी जा रहा होगा। मतलब I यहाँ पे ग्रेटर होगा किससे बताओ, I डैश से। और अगर I ग्रेटर है I डैश से तो I हमारा डोमिनेंट हो जाएगा, और I डोमिनेंट हो जाएगा तो इसी का बात मानना पड़ेगा, इसी का बात मानना पड़ेगा। बिकॉज अलग अलग लूप होता तो ऐसे ही होता, बट अलग अलग लूप नहीं है, सिंगल लूप है। तो सिंगल लूप में समझ पा रहे हो, जैसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा एक्चुअल फिगर अब ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब मेरे ख्याल से एक स्ट्रेट वायर ऐसे जा रहा है और फिर दूसरा वाला वायर ऐसे बाईपास होकर इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, ऐसा ही है ना। ओके, यहाँ पे लिख रखा था AB, ऐसे ही लिख रखा है ना ABCD। नेक्स्ट मैं समझाना ये चाह रहा था, कौन डोमिनेंट हो गया, I डोमिनेंट हो गया, उसी का बात मानना पड़ेगा। वैसे ही हमारा नेट करंट वैसे ही फ्लो होगा। तो यहाँ बात करें नेट करंट का ना, तो नेट करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। नेट करंट ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो ये नेट करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए बताओ राइट ऑप्शन कौन सा होगा? करंट हमारा इसमें फ्लो होगा B2A और इसमें फ्लो होगा हमारा D2C, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। फुली क्लियर होगा। मैंने कोशिश किया सिंपलीफाइड तरीके से समझा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते क्या है। देखते हैं 15 में। 15 अगर देखोगे तो 15 में हमारा क्या है ना, एक सर्किट हमारा दे रखा है और ये सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, है ना, इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल से देख के समझ में आ रहा है, पता है मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है वी टेस्ट ऑन ब्रिज है, पता नहीं तुम लोगों को फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। बिकॉज ये सारा कॉमन एक पॉइंट होगा ना। देखो मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट को थोड़ा अच्छे से। तो देखो ध्यान देना, ए से अगर आगे बढ़ेंगे, ऊपर में मेरे ख्याल से ये 2 रजिस्टर है। कोशिश करो, मैं एक बार में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऊपर में 2 रजिस्टर है, कितने का लगा था, तो ये 30 ओम का है और ये हमारा 6 ओम का है सिंपली। इसके बाद देखा रहे सारा तो कॉमन पॉइंट ही है। तो कॉमन पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, एक और रजिस्टर हमारा लगा हुआ है, दैट इज़ व्हाट 4 ओम का लगा हुआ है। फिर हमारा यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है 8 ओम का। ए और बी है ना, बेटर है कि मैं जानबूझ के इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, चेक करना। मैं बी को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आता हूँ और ये जो 8 ओम का है मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, जैसे मान लो ऐसे ही लगा देते हैं। ये 8 ओम का रजिस्टर कुछ ऐसे लगा लेते हैं। पार्ट बाई पार्ट देखना, मैं पूरा सर्किट ये दोबारा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कोशिश कर रहा हूँ समझा दूँ, उसे रिलेट करना। यहाँ तक हो गया काम हमारा। नेक्स्ट इसका देखा जाए, ये जो ए के नीचे हमारा वाले पार्ट में एक 10 ओम का रजिस्टर था, ये 10 ओम का रजिस्टर ऐसा लगा देना, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। ये 10 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया मैंने। इसके बाद हाँ, ये सारा एक कॉमन पॉइंट था और कॉमन पॉइंट के बीच में हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है 2 रजिस्टर लगा है, 8 और 10 वाला। तो ऐसा लगा सकते हैं, एक हमारा 10 है और एक हमारा समझना पड़ेगा 8 ओम है। तो इरेजर को मैं थोड़ा यूज़ करता हूँ, 6 ओम के यहाँ लिख देते हैं और ये हमारा हाँ कितना है, 8 ओम है। क्लियर है? और इस तरीके से देखा जाए, ये हमारा कनेक्टेड कहाँ है बताओ, 8 और 10 के बीच में, मतलब यहाँ ये टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है। देख लो, एक रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया है, होपफुली क्लियर होना चाहिए। इतना करने के बाद अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो मेरे ख्याल से ये हमारा कितना आना चाहिए। ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन में कैसे लिखते हो, आर इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2, तो 30 इंटू 6 अपॉन 30 प्लस 6, दैट इज़ व्हाट 36। तो 6 6 ज़ा 36 और 6 5 ज़ा 30। ये कितना आ रहा है हमारा, 5 ओम आ रहा है। इस वाले पार्ट का कितना आ रहा है, 5 ओम आ रहा है। तो इक्विवेलेंट इसका आ रहा है कितना बताओ, 5 ओम आ रहा है। अब सोचते हैं थोड़ा सा, हाँ बंद हो गया, मैंने पहले ही बोला था, मुझे लग ही रहा था वी टेस्ट ऑन बेस जैसा, और है ये बैलेंस्ड है। बताओ 5/10 और ये क्या 4/8, तो 1/2 और रेशियो 1/2, तो बीच वाले का कोई यूज़ है नहीं। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया, है ना। तो एक और फाइनल सिंपलीफाइड फिगर इसका बना लेते हैं ऐसे कुछ। ये मान लो ए है और ये वाला क्या है, बी है। एक फाइनल फिगर और बनाते हैं, हालांकि नीड नहीं है, फिर भी देख लो। यहाँ पे 5 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, नीचे कितना कितना है हमारा 10 और 8 है। चलो अगर ये समझ में आ रहा है तो मेरे ख्याल से कितना हो गया, ऊपर में 9 है, नीचे में कितना 18 है, और 9 और 18 का मेरे ख्याल से 2 होता है क्या, चेक कर लेते हैं। जैसे देखो फिर से आर इक्विवेलेंट फाइनल वाला जो निकालेंगे आंसर, तो R1 R2 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 9 इंटू वॉट 18, और 9 प्लस 18 यानी 27 हो गया, और ये 3 टाइम्स पे कैंसिल होगा और ये 6 टाइम्स पे कैंसिल होगा, यानी 6 ओम राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। 6 ओम होना चाहिए, 6 ओम ऑप्शन है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। देख लेना, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर है सबको। ये बैलेंस वी टेस्ट ऑन बेस का क्वेश्चन था, चेक कर लेना। 16 देखते हैं 16 में क्या दिया। 16 में चेक किया जाए, मेरे ख्याल से एक सर्किट है और कौन सा बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ेगा घटेगा ये सब पूछा गया है। तो है तो सिंपल ही,
सारा बल्ब आइडेंटिकल दिया था और शुरू में स्विच हमारा क्या था, ओपन था। बाद में जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे मतलब क्लोज करेंगे तो पूछा जा रहा है क्या होगा, स्विच क्लोज करने से क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, इंटेंसिटी किसका बढ़ेगा घटेगा ये सब पूछा गया है। तो देखो स्विच क्लोज करने से पहले मैं एक सर्किट बना ही लेता हूँ, यहाँ चेक करना। एक बैटरी यहाँ लगा है, फिर चलो बल्ब यहाँ लगा हुआ था, फिर आगे एक की लगा है, नेक्स्ट एक और बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं, चलो बल्ब यहाँ पे लगा हुआ था और एक बल्ब यहाँ लगा दो, ऐसे ही जैसा फिगर बना रखा है। नेक्स्ट इसका देखा जाए तो जब तक की ओपन है ना हमारा, पर है ऑल बल्ब आर आइडेंटिकल, तो सारा बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सारे बल्ब का रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, सेम होगा। कुछ मान लेना, ये सारे बल्ब का रेजिस्टेंस हमारा सेम होगा, इसको मान लेते हैं आर, ये भी आर है हमारा और ये भी क्या आर है। नाउ ये बैटरी हमारा दे रखा है, बताओ वी है। अगर ये स्विच ओपन है ये तो बेकार है, करंट हमारा इसमें ही फ्लो होने वाला है। तो इनिशियल जो करंट होगा व्हेन स्विच इज ओपन, तो ऐसे केस में होगा कि हमारा जो करंट हमारा फ्लो होगा वो निकाल लेते हैं। तो करंट सिंपली लिख सकते हैं वी वाई का आर इक्विवेलेंट, और देखा जाए तो बताओ क्या लिख सकते हैं, वी वाई का 2R लिख सकते हैं। तो इनिशियली ये करंट फ्लो हो रहा था, है ना, और इसके अकॉर्डिंग ये सब ब्राइटनेस शो करेगा। पावर का बात करें तो पावर क्या होता है, सिंपली I²R। रेजिस्टेंस सबका सेम है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा क्या पावर, उतना तेज़ी से ग्लो करेगा। नेक्स्ट दूसरे केस में बोल रहे हैं क्या, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जैसे ही स्विच को हम लोग क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्विच को क्लोज करने से होगा क्या, ये दोनों बल्ब का जैसे ध्यान देना, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया ये दोनों बल्ब का क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन, और ये इसके साथ सीरीज में लगा है। पैरेलल में क्या होगा, R/2 और ये R, तो R/2 + R मेरे ख्याल से 3R/2। R इक्विवेलेंट हमारा सेकंड वाले केस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस वाले केस में R इक्विवेलेंट हमारा निकल के आ रहा है R/2 + R, दैट इज़ व्हाट 3R/2। अगर ऐसा है तो इस पर अगर हम लोग सेकंड वाले केस में करंट निकालते हैं तो V/R इक्विवेलेंट बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा, तो V/ क्या 3R/2। तो क्या लगता है करंट का क्या हुआ, पहले देखा था तो करंट हमारा कितना था 0 पॉइंट, ऐसे ही लिखा था पहले करंट कितना था 0.5 था V/R, लेकिन बाद में करंट हमारा कितना हो गया, ये साफ साफ देख पा रहे हो बढ़ गया ना, ये 0.67 लिखा जा सकते हैं V/R। चलो तो क्लियर सा बात है। अब जो बैटरी हमारा करंट जो सप्लाई कर रहा था, ये वाला करंट I, ये बढ़ चुका है पहले से, तो बढ़ चुका है तो ये वाले बल्ब में तो डायरेक्टली करंट जाएगा, तो इसका ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा, इसका ब्राइटनेस बढ़ेगा। तो बल्ब ए का ब्राइटनेस तो बढ़ना चाहिए, बल्ब ए का ब्राइटनेस बढ़ना चाहिए, बल्ब ए का ब्राइटनेस बढ़ना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही राइट होना चाहिए। तो बल्ब ए का ब्राइटनेस बढ़ना चाहिए। और सेकंड बल्ब का देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, डबल वेरीफाई, बल्ब ए का ब्राइटनेस कम होना चाहिए। तो देखते हैं इसका होगा कि जब आई करंट जैसे ही आगे जाएगा तो क्लियरली हम लोग समझ पा रहे हैं इसमें आधा करंट जाएगा, मतलब I/2 इसमें जाएगा और I/2 इसमें जाएगा। तो I/2 का मतलब कितना हो गया, V/3R जाएगा। बट पहले इसमें कितना जा रहा था, V/2R जा रहा था। इस वाले बल्ब के बारे में सोचो, इस वाले बल्ब में इनिशियली कितना जा रहा था, V/2R जा रहा था, बट अब कितना जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो V/3R जाएगा। यानी बताओ करंट डिक्रीज हो गया, तो करंट डिक्रीज हो गया तो पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कंज्यूम पावर डिक्रीज होगा। यानी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। ए का ब्राइटनेस बढ़ेगा और बी का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चेक करो, होपफुली क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट होता। 17 देखते हैं क्या दिया। 17 में देखा जाए स्फेरिकल मिरर है, कैसा इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बड़ा इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, आई थिंक एक ही मिरर बना सकता है। कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, बिकॉज कॉन्वेक्स तो हमेशा डिमनेस बनाते हैं, तो इतना तो हमारे कॉमन सेंस बता रही है कॉनकेव ही बनाएगा। तो मैं ऐसे ही मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये समझ तो आ रहा है। तो देखो टाइप्स ऑफ मिरर भी आइडेंटिफाई करना था, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, ए और सी में से ही करेक्ट होना चाहिए। अब रहा बात बस क्या निकालना है, शायद फोकल लेंथ निकालना बाकी है। तो समझते हैं थोड़ा, मान लेते हैं ये वाला पोल है, ये वाला इसका फोकस है और ये इसका मान लो कर्वेचर है। यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसके बीच में सबको याद होगा AB, तभी बस वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, A' और B'। क्लियर है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेना ऐसे ही HO मान लेना, और इमेज का हाइट हम लोग लिख देते हैं HI। ठीक है। इसके बाद हाँ और भी कुछ हम लोग डाटा लिख सकते हैं चाहेंगे तो। सारा डिस्टेंस हम लोग पोल के रेफरेंस में ही मेजर करते हैं, ये U हो गया और ये वाला क्या हो गया, V हो गया। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन दे रखा था, मैंने शुरू में ही पढ़ा है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन ऐसे हम लोग जानते हैं होता क्या है, HI/HO होता है। क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं इसको, -V/U भी लिख सकते हैं। नाउ सिंस क्लियरली दोनों हमारा क्या है, ये वर्चुअल बन रहा है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, +3 यहाँ पे लिखा जा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, +3 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, -V/U, तो -V। और अगर साइन कन्वेंशन का रूल फॉलो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चलो पॉजिटिव ले लेते हैं और ये डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं,
तो सर यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी लिखा जा सकता है v इज़ वॉट पॉजिटिव बट u इज़ वॉट नेगेटिव माइनस u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे कैसे बताओ, v इज इक्वल टू 3u लिखा जा सकता है। ये एक रिलेशन मिला हम लोग को। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज गिवन। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया था, तो डिस्टेंस यानी बताओ सिंपली लिख सकते हैं u प्लस v दिया है, ये सर 80 दिया है ना, 80 सेंटीमीटर दिया है। आई थिंक क्लियर है, ओके। अब ये दो इन्फॉर्मेशन है तो मेरे ख्याल से u v तो ईजिली निकल जाएगा, सब्सटीट्यूट कर लेना। बताओ अगर यहाँ 3u रखते हैं तो डायरेक्ट लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा 4u इज इक्वल टू वॉट 80। तो यहाँ से बताओ u कितना आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर आ रहा है, और अगर u 20 सेंटीमीटर आ रहा है तो v हमारा कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को यूज़ करके समझ में आ रहा है इस किसी को भी, ये 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने बस मैग्नीट्यूड लिखा है, कन्वेंशन पहले ही ले लिया था। अब यहाँ से देखा जाए तो बस हमारा फोकल लेंथ चाहिए, तो मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। तो 1/f इज इक्वल टू वॉट 1/v प्लस होता है ना 1/u। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1/v, v हमारा प्लस 60 है, प्लस u हमारा क्या है -20 लिखना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई अगर करते हैं हमारा 60 एलसीएम ले ले तो कितना आना चाहिए 1 - 3, तो -2/60 यानी हमारा निकल के आ गया, फोकल लेंथ हमारा निकल के आ रहा है, फोकल लेंथ निकल के आ रहा है कितना हमारा माइनस में आएगा, और ये आना चाहिए कितना हमारा 6, मतलब ऐसे देख लो 60 कितना 2 आ रहा है, तो 60/2 का मतलब कितना आ गया -30 आ रहा है, -30 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। माइनस साइन ये भी इंडिकेट कर रहा है कैसा मिरर हमारा कॉनकेव है, तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा मिरर फार्मूला से हो गया, और थोड़ा इमेज फॉर्मेशन का रूल्स वगैरह याद है तो हो जाता है इसलिए। चलो 18 में क्या दिया ना, पता है 2 लेंस का पावर दे रखा था, कॉन्टेक्ट में रख दिए, तो फोकल लेंथ पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन का। डायरेक्ट लिख देता हूँ, सब लोग जानते हो इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, सिंपल एडिशन से मिल जाते हैं, P1 प्लस क्या P2, पहले ये निकाल लिया जाए। तो इक्विवेलेंट पावर हमारा क्या होगा -15 और +5, चलो ये तो आ गया हमारा -10, ये हमारा इक्विवेलेंट पावर आ गया। बट अच्छे से जानते हैं इक्विवेलेंट पावर को लिखा जा सकता है 1 फोकल लेंथ, बट हाँ ये मीटर में आता है, तो देखा जाए तो फोकल लेंथ हमारा आ जाएगा, सिंपली लिखा जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/10। लेकिन ध्यान रखेंगे ये मीटर में आया आंसर हमारा, ये आया मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, जैसे का ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, तो चलो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 10, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। आंसर क्या आना चाहिए -10 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ना, पावर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो 18 का बी राइट आंसर होना चाहिए था, देख लेना। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग मूव कर रहा है। ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। आई थिंक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है जैसा कि बोल रहा है क्वेश्चन में, नहीं सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और पोजीशन पूछा जा रहा है। टाइम 0 पे कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। चेक करते हैं ग्राफ का, यहाँ पे ग्राफ है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सब लोग जानते हो 19, और हमें ये बोल रहा था सब लोग जानते हो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है या चेंज इन पोजीशन देता है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू क्या होता है ds/dt होता है, तो ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v/dt, और सिंपली हम लोग जानते हैं अगर इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो टाइम 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था, किसी भी टाइम t पे पार्टिकल कहाँ होगा निकालना है, तो ये हमारा चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी यहाँ पे मिलेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट एरिया, ये सब जानते हैं हम लोग, एरिया अंडर वीटी कर्व। नाउ कब पूछा गया, 5 सेकंड में पूछा गया, फर्स्ट 5 सेकंड है, तो फर्स्ट 5 सेकंड का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो चलो एरिया निकालना स्टार्ट किया जाए। तो अगर एक बार तो निकलेगा नहीं, पार्ट बाय पार्ट ही कर लेते हैं। ट्रायंगल, फिर ये दूसरा वाला मान लो स्क्वायर है, और ये मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल मान सकते हो। स्टार्ट किया जाए, मैं आराम से करता हूँ। A1 + A2 + A3। सबसे पहले ट्रायंगल का बताना एरिया, क्या लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट लिख दूँ, इस ट्रायंगल का एरिया अगर लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, ठीक है छोड़ो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस वाले छोटे से स्क्वायर का एरिया लिखो 2 × 2, फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखो 1 × क्या 3। इस तरह से कितना बन गया हमारा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 7 + 2 यानी 9 आ रहा है, ये 9 आ गया, तो हो गया, ये आंसर होगा। बिकॉज इनिशियल पोजीशन तो 0 ही था हमारा, तो पार्टिकल डिस्प्लेस करके कितनी दूरी तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, है ना 9 मीटर तक जाएगा। ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए इसका। तो ये तो सबने किया होगा, सबसे इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या।
ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है एसी का, चेक करना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, टर्न्स का रेशियो दे रखा है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना है इसलिए सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा है 60 हर्ट्ज एंड 120 वोल्ट पावर अक्रॉस द प्राइमरी। सेकेंडरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा था, लोड कितना लगा रखे हैं, तो ऐसे इसमें करंट इन द सेकेंडरी पूछा जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में जानते ही हो, प्राइमरी सेकेंडरी। ये हमारा मान लो प्राइमरी कॉइल हो गया जहाँ पे हम लोग सोर्स लगाते हैं एसी सोर्स, और ये हमारा मान लो सेकेंडरी हो गया जैसा कि स्टेप अप दे रखा है, और यहाँ एक लोड रजिस्टर लगाते हैं। और एज पर क्वेश्चन लोड रजिस्टर दिया है 10⁻⁴ ओम। सेकेंडरी में लोगों को करंट पूछा गया है, और गलत नहीं, सेकेंडरी का करंट ही पूछा गया है ना। इसके बाद प्राइमरी के बारे में दिया था, यहाँ जो सोर्स लगाएंगे इसका मेरे ख्याल से आरएमएस वैल्यू दे रखा था, इफेक्टिव वैल्यू 120 वोल्ट, और इसका जो फ्रिक्वेंसी है ये दिया है 60 हर्ट्ज दिया है। और कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, टर्न्स का रेशियो दिया है, जैसे इसमें मान लो टर्न्स हमारा N1 है, इसमें मान लो कि N2 है, तो टर्न्स का रेशियो दिया था। तो ये सब रिलेशन लोगों को याद होगा, टर्न्स और करंट का रिलेशन भी याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ, मतलब देख लेना, अगर डायरेक्टली यार मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे टर्न्स का रेशियो कैसे रिलेट होता है। तो सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट को अगर कंपेयर करें तो टर्न्स का रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं इसको भी NP/NS ही लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। सिंस रेजिस्टेंस गिवन है, अगर वोल्टेज मिल जाए सेकेंडरी में काम हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं वोल्टेज निकालना टारगेट है। तो लिखा जा सकता है, सिंपली बताओ EP बाई क्या ES, दिस इज इक्वल टू व्हाट, NP/NS लिखा जा सकता है। वैसे किस में लिखा था, सेकेंडरी में अगर चाहिए था हम लोग को वोल्टेज चाहिए था, तो लिख सकते हैं क्या NS बाई, मैं डायरेक्टली ये सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, बेटर होगा। EP कितना दिया हमारा 120 दिया ना, ओके। तो EP हम लोग लिख लेते हैं, प्राइमरी उन्होंने 120 सप्लाई दिया था, सेकेंडरी का चाहिए था हम लोग को, और ये रेशियो कितना दिया 1:8 दिया है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज हम लोग को ईजिली मिल गया 12 × 8, दैट इज़ व्हाट 96, ये हमारा इतना आ जाएगा 960 वोल्ट्स। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिंस करंट पूछा गया तो करंट हमारा होता है सिंपली क्या, लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन लोड रजिस्टर। तो कितना दिया है 960 दिया था, और लोड रजिस्टर देखा जाए तो 10⁻⁴ कितना हमारा 4 है। चाहो तो 1 0 कैंसिल कर सकते हो, और स्टिल आएगा 96 मिली एम्पेयर। तो 96 मिली एम्पेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। देख लेना कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट हुआ, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन था, मैंने ड्रॉ कर दिया ट्रांसफार्मर, देख लेना। नेक्स्ट 21 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वही हो गया, रॉड ट्रांसलेटिंग ऑन द पाई सर्किट वाला जैसा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा दिया शायद, ठीक है। और यहाँ पे एक रॉड था जो कि ट्रांसलेट कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में। मोस्टल EMF का क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ रहा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, बट इतना हिट मुझे कर रहा है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या कंडीशन दे रखा है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिखा रखा है, इनटू द प्लेन दिया था, और इसका वैल्यू कितना दिया है 4 टेस्ला दिया है। वेलोसिटीज़ वगैरह दे रखा था, ये 2 मीटर पर सेकेंड दिया था। नेक्स्ट होगा क्या ना, जैसे ही रॉड हमारा मूव करेगा तो सब लोग जानते हो इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल रेफरेंस जनरेट हो जाता है, जैसे कि इसका नाम है PQ। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस B, ये फार्मूला तो जानते ही। अब रुको, तो एंड्स के क्रॉस हमारा पोटेंशियल रेफरेंस मोस्टली जनरेट हो जाता है, कितना लिख सकते हैं BLV, ये सिंपली लिखा जा सकता है BLV। तो जो पोटेंशियल रेफरेंस होगा BLV, ये 4 दिया है, लेंथ हमने क्वेश्चन में देखा था कितना दिया था, लेंथ 1 ही दिया है, और स्पीड 2 दिया है। तो मेरे ख्याल से सिंपली आ रहा है 8 वोल्ट्स आ रहा है, ये हमारा 8 वोल्ट्स आ गया पोटेंशियल रेफरेंस। और इस तरह सेल की तरह बिहेव करेगा, कौन हायर पोटेंशियल पे होगा कौन लोअर पे, वो भी डिसाइड करना है। तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं इस लॉजिक से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किधर जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो किधर मूव करना स्टार्ट करेगा। ये फार्मूला यूज़ करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -C। अब रुको, मान लो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन करो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इधर था, मेरे पास 2 पेन है, वेलोसिटी इधर था, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो V क्रॉस B करने से थंब ऊपर जा रहा है, बट सिंस इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, ड्यू टू दिस माइनस साइन। तो फोर्स नीचे लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारा नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे ये सारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल रेफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा, और ये हमारा हायर पे होगा। तो ऐसा एक पोटेंशियल रेफरेंस दिखाया जा सकता है, ये प्लस ये माइनस। नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस वाले प्लेट पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, हमारा माइनस आना चाहिए, और इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्लस चार्ज आना चाहिए ऐसे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ऐसे ही समझ सकते थे, हमने ये इसका डायरेक्शन निकाली है तो बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कितना चार्ज डिपॉजिट होगा इस पर, अगर ये कैलकुलेट करना है, +Q और ये -Q का वैल्यू चाहिए, तो Q इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, CV लगा सकते हैं। कैपेसिटेंस आई थिंक गिवन था, कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 × 8 दैट इज़ व्हाट 80, तो लिख सकते हैं 80 क्या माइक्रोकूलम। अब रुको, तो हाँ ऐसा दोनों ऑप्शन है, बट कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्यों, ए पे पॉजिटिव चार्ज है ना।
ऑप्शन ए राइट होगा। सबने किया होगा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाइनली हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 हमारा सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। इसमें कंडीशंस क्या दे रखा है पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन हमारा फोटो डायोड का है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेना, ये हमारा फोटो डायोड का क्वेश्चन है और इसको असर मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मतलब रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। पहला क्या दिया है, फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। तो पढ़े हो तो बिल्कुल जानते हो, यस है ना। इसको रिवर्स बायस में ही काम लेते हैं। क्यों लेते हैं रिवर्स बायस में काम, याद होना चाहिए काफ़ी अच्छे से। स्टिल मैं एक बार बोल देता हूँ, जैसे मान लेना ये डायोड मैंने ड्रॉ कर लिया, तो फोटो डायोड जब भी बनाते हैं हम लोग रिवर्स बायस में काम लेते हैं। तो देख लो मैंने रिवर्स बायसिंग कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। सब लोग जानते हो ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग सर्किट में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है। ये करंट हमारा कुछ माइक्रो एम्पेयर्स में ही होता है और स्मॉल करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये छोटा सा करंट फ्लो होगा जिसका ग्राफ अभी हम लोग ड्रॉ करना सीख चुके हैं क्लास में। जैसे ये हमारा करंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिवर्स करंट और रिवर्स पोटेंशियल के लिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, याद तो होना चाहिए। थोड़ा सा रिवर्स करंट फ्लो होता है जो कि बहुत ही जल्दी सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। ये हमारा सैचुरेशन करंट वगैरह होता तो था, सबको याद होना चाहिए। स्मॉल सैचुरेशन करंट होता था, चलो ठीक है। तो फोटो डायोड से आके रिवर्स बायस में ही काम क्यों लिया जाता है। देखो फोटो डायोड का सिंबल कैसा होता है, ऐसा एक सर्किल बनाते हैं और इस पर ऐसे फोटोन्स वगैरह गिर रहा होता है आके। तो इसका मेन रीज़न ये है ना, फोटो डायोड का काम होता है फोटोन्स को डिटेक्ट करना। और पर अगर सबसे वीकेस्ट इंटेंसिटी वाले फोटोन का भी हम लोग फोटोन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब फोटोन्स का इंटेंसिटी बहुत ही कम है, उसको भी डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो होगा क्या, रिवर्स करंट हमारा बहुत ही स्मॉल होता है और इसमें थोड़ा मोड़ा भी चेंज होगा ना तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है। तो हाईली इसका सेंसिटिविटी हाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रिवर्स बायस में काम लेते हैं। जैसे फिर से ट्राई करना, ये फोटोन्स हमारे गिर रहे हैं ऐसे मान लो आके। तो अगर ये हमारा डिप्लीशन लेयर में गिरा तो हो सकता है इस फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस रिवर्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना चाहिए, ऑब्वियसली ऊपर, और होल्स कहाँ, नीचे। और ऐसे केस में होगा क्या, ये जो रिवर्स करंट है थोड़ा हमारा बढ़ जाता था और रिवर्स करंट थोड़ा बढ़ जाता था। तो जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो हाँ ये इंक्रीज रिवर्स करंट हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, स्लाइटली बढ़ेगा बट कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे ही इस पर लाइट गिरेगा रिवर्स करंट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे पता चल जाता है हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारा फोटोन ज़रूर होगा इस रीजन में, इसमें कुछ फोटोन्स गिर रहे हैं। और यहाँ रीज़न वही है हाईली सेंसिटिव बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी फोटोन्स गिरेगा उसको भी डिटेक्ट करना है। तो रिवर्स करंट स्मॉल होता है, उसमें थोड़ा मोड़ा भी चेंज होगा तो उसको डिटेक्ट करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी के लिए ये हो गया। जैसे लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ाना तो और ज़्यादा क्या होगा, रिवर्स करंट का वैल्यू क्या होगा, और बढ़ेगा, है ना, बिकॉज और ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता था। चलो ये सारा याद होगा। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं, द करंट इन द फोटो डायोड्स इज प्रोपोर्शनल टू लाइट डेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही है, वही तो डिस्कस ही कर रहे हैं। जितना ज़्यादा फोटोन्स गिरेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा रिवर्स करंट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। जैसे इन दोनों में हमारा ग्रेटर कौन है, I2 ग्रेटर है और I1 क्या है, छोटा है। तो चलो याद है, क्लियर तो है ना। मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है। अब रहा बात क्या स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो नहीं। पर पहले वाले स्टेटमेंट का देखा जाए, फोटो डायोड को रिवर्स बायस में इसलिए काम लेते हैं सो दैट उसका सेंसिटिविटी हाई रहे, स्मॉल चेंज इन करंट को भी हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाए। थोड़ा मोड़ा फोटोन्स गिरेगा और उससे भी अगर करंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसको इजीली डिटेक्ट कर पाए। तो ये रीज़न होता है सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, ना कि ये रीज़न। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है बट एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा अच्छे से। तो मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो फुली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 था, देख लेना। 23 में देखा जाए मेरे ख्याल से कैपेसिटर का क्वेश्चन है और ऐसा फिगर बना के रखा है, फिर से पास कर रहा है ऊपर से। तो अगर दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे वो जो पासिंग को उसको बाहर बाहर दिखा देना। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बाकी जो दे रखा था, बाकी कुछ ऐसा ड्रॉ करके रखा है। एक कैपेसिटर यहाँ है, चलो मैं दिखाता हूँ। एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, फिर हमारा ये कनेक्शन एज इट इज़ रहने देना, और एक कनेक्शन ऐसे हमारा यहाँ डायगोनली, यहाँ एक कैपेसिटर और यहाँ एक दूसरा कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे क्या, जो बाईपास हो रहा है, बाईपास को बेटर के ऊपर से दिखा दूँ। तो यहाँ देखो ये तो कनेक्शन सेम ही है ना सारा, इस पॉइंट का कनेक्शन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं बिकॉज कोई कुछ तो है नहीं इसके बीच में, पोटेंशियल सेम ही है। तो ये कनेक्शन ऐसे दिखा देते हैं और बाईपास वाले पार्ट को ऊपर ऐसे दिखा देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, इस वाले डायगोनल से। और यहाँ पे हमारा टर्मिनल से ये वाला A है और ये वाला क्या हमारा B है। इसके क्रॉस हम लोग को चाहिए क्या बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल हो गया, सारा आइडेंटिकल है। सब लोग जानते हो सीरीज़ में होता कितना है, C और C कितना हो जाएगा, पर अच्छे से देख लेना। बात करते हैं सीरीज़ में, तो सीरीज़ में C और C क्या होगा, C/2 होगा।
यहाँ पे फिर से लिखे C और C क्या होगा, C/2 होगा, ये भी C/2 होगा। अब ऐसे कि इसमें सारे को अगर ऐड करें, मेरे ख्याल से ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो सारे को ऐड करें तो मेरे ख्याल से आना कितना चाहिए, C और ये दोनों में जोड़ के C, यानी आंसर होना चाहिए इसका 3C होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3C होगा। तो देख लेना, क्लियर है। तो ऑप्शन इसका मेरे ख्याल से राइट होगा ऑप्शन C राइट है। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस मैंने बाईपास वाले पार्ट को मैंने ऊपर कर दिया तो सर्किट कितना सिंप्लीफाई हो गया तुरंत, है ना। बाकी सारे का तो पैरेलल कनेक्शन ही दिख रहा है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या 24। तो 24 में क्या हमारा 2 आइडियल डायोड है कनेक्टेड बैटरी से, जैसे कि सर्किट में दिखा रखा है। बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा ये पूछा गया। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ऊपर वाले डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग है और नीचे वाले का रिवर्स। तो सब लोग जानते हो रिवर्स में कुछ मेंशन नहीं, तो आइडियल डायोड मान के चलते हैं। इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इट विल ऑफर जीरो रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट वाले पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट ऊपर ही फ्लो करने वाला है। चाहते हो तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर, यहाँ देख लो। चलो चेक किया जाए। तो बस यहाँ समझना है, इतना सही बात है। ये वाला क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है और ये वाला क्या है, रिवर्स बायस्ड है। तो ये ऑफर करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और ये ऑफर करेगा जीरो रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में होगा क्या, मान लो बैटरी से कुछ करंट आया, करंट यहाँ तक गया, मिला इसको जंक्शन, जाने का मन था करंट का इधर भी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से कोई करंट जाएगा नहीं, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट ऐसे ऊपर फ्लो करेगा, ऐसे ऊपर फ्लो करेगा और बैटरी में रिटर्न हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को सर्किट से एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। करंट सिंस बाहर ही जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो करंट इस बार सिंपली लिख सकते हैं VY के R इक्विवेलेंट। और V देखा जाए तो V हमारा कितना दिया था, ये 5 वोल्ट दिया था। रेजिस्टेंस देखा जाए तो एक यहाँ और एक यहाँ, सीरीज़ कनेक्शन, यानी 10 और 10 कितना 20, तो 5/20 यानी 1/4, 1/4 मतलब कितना 0.25, है ना। तो ऑप्शन 0.25 है एक, है ना। तो 0.25 इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन बी इसका राइट होना। देख लो, इसी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। 25 में क्या दिया है, एक मिली अमीटर है जिसका रेंज दे रखा था 10 मिली एम्पेयर। इतने छोटे से करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। बाद में अगर सेंट लगा देते हैं पैरेलल में, तो द कॉइल ऑफ द मिलीमीटर हैज अ रेजिस्टेंस। देखते हैं अमीटर कैसा बनाते हैं, वही लॉजिक है, बस चेक करना। पर पहले तो मान लो एक अमीटर था जिसका रेंज बहुत ही कम है, तो मान लेना ये अमीटर वगैरह था और सच, और इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर को जनरली कन्वर्ट करते हैं अमीटर में, बट यहाँ अमीटर को ही रेंज बढ़ाना है। मान लो अमीटर का रेंज बढ़ाना है, तो मिली अमीटर है और इसका मान लो अमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा था, कितना दिया था हमारा, तो ये सिंपली हमारा आई थिंक इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, यही तो निकालना है, यही निकालना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, आर मैंने मान लिया, नीचे चले आते हैं। अगर इसके साथ बताओ क्या लगा रहे हैं हम लोग, शंट लगा रहे हैं। पहले देख लेते हैं इनिशियली इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो दे रखा था। पर इसको ट्रीट करो एज ए गैल्वेनोमीटर ही, और क्या है ना, गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करना। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें करंट कितना था हमारा, वो मैं यहीं पे इंडिकेट कर लेता हूँ। आई जैसे जी मानते थे ना, तो IG ही मान लो। इस गैल्वेनोमीटर या मीटर में कितना करंट हमारा जाना चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, 10 मिली एम्पेयर। अब चलो, इसका भी रेंज बहुत ही छोटा है, बस रेंज हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं। तो रेंज बढ़ाने के लिए इसके साथ ऑब्वियसली क्या करेंगे, पैरेलल में क्या लगा रहे हैं, एक शंट लगा रहे हैं, और ऐसा करने से रेंज बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में देख लेना, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा RA, और यहाँ पे पैरेलल में अगर छोटा सा एक शंट लगा दे, ऐसे शंट लगा दे, मान लो RS लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे केस में इसका रेंज बढ़ जाना चाहिए। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस पे शो करेगा, तो एज पर क्वेश्चन ये 100 मिली एम्पेयर पे शो करना चाहिए। तो होगा क्या ना, इसमें करंट कितना जाना चाहिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, IG जाना चाहिए ऊपर वाला, और बाकी जो एक्सेस करंट है सारा नीचे से पास करेगा I - IG ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जानते हैं अमीटर के केस में क्या लिखते हैं, IG × वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, इस बार मैंने इसको RA ही मान लिया, तो RA ही लिख दो नीचे। इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन है ना, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, वही मैं कर रहा हूँ। इसके क्रॉस वोल्टेज लिख दिया, अब इसके क्रॉस वोल्टेज लिखवाना, क्या लिखेंगे, I - IG × वोल्ट RS। नेक्स्ट आते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये 10 मिली एम्पेयर पे दिखा रहा था, मिली कैंसिल ही होने वाला आई थिंक, तो रहने ही देते। RA हम लोग को कैलकुलेट करना था, और ये भी हमारा मिली में ही दिया था, तो ये 100 है और ये 10 है, तो 100 - 10 दैट इज़ व्हाट 90 लिख सकते हैं। मिली एम्पेयर कैंसिल हो जाएगा, और RS हमारा दे रखा था, शंट लगा रहे हैं जो 0.1 का लगा रहे हैं, ऐसा लगाते हैं। तो RA मेरे ख्याल से कितना आ गया, तो सिंपल ही है, एक 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया 0.9 ओम। तो ये हमारे इनिशियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है ना, इनिशियल अमीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो एक ऑप्शन ज़रूर दिया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होना चाहिए था, देख लेना। ये 25 था। 26 में देखते हैं क्या 26। तो 26 में एक पॉइंट मास है जिसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, इसका रेडियस वगैरह दे रखा था। वेलोसिटी ऑफ द मास लोएस्ट पॉइंट पे इतना है हमारा, और टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, कितना होगा।
डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कुछ खास है नहीं यहाँ पे, चेक किया जाए। तो रैंडम पोजीशन आर्बिट्रेरी पोजीशन के लिए जानते हैं, जैसे कि एम होता था, इसका वेट हमारा कहाँ काम करता है, नीचे ऐसे mg, और एंगल मान लेते हैं ऐसे ही थीटा हमारा। इस रस्सी में क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा। और फिर फाइनली देखा जाए तो एक रेडियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ऐसे ब्रेक करते थे हम लोग, और एक हमारे टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो देखा जाए तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और ये हम लोग क्या लिखते थे, याद है, mg cos थीटा। मतलब इससे इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और यहाँ देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए था टुवर्ड सेंटर वाला, T माइनस mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, mb²/r। ये सबको याद है। तो ये टेंशन का मैंने जनरल इक्वेशन जानबूझ के ऐसे लिख दिया, mb²/r प्लस क्या, mg cos थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रखा है ना कि हमारा लोएस्ट पॉइंट पे क्या दे रखा था, वेलोसिटी दे रखा था। लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखा है और पूछा जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारा होगा क्या। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो थीटा हमारा 180 हो जाएगा, है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट हम लोग समझ पा रहे हैं, थीटा हमारा 180 हो जाएगा। तो 180 जैसे ही सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारा टेंशन क्या आ जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, mv, और स्पीड भी बदलता है यहाँ पे, तो vh²/r लिख देते हैं, और माइनस क्या, mg लिख देते हैं, बिकॉज cos 180 माइनस लिखेंगे। वही क्या, हमारा टेंशन हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए था। तो क्वेश्चन फंस रहा है वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे जानते हैं तो हाईएस्ट पे तो निकाल ही सकते हैं। जैसे ये वाला लोएस्ट पॉइंट पे जानते हैं वेलोसिटी, और ये वाला हमारा क्या, हाईएस्ट पॉइंट है। तो एनर्जी कॉन्जर्वेशन से निकाला जा सकते हैं, लिख सकते हैं UL प्लस क्या, KL, दिस इज इक्वल टू व्हाट, UH प्लस KH। देखा था, इसी को अगर रेफरेंस लाइन मान लेते हैं यहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट पर हाइट 0 इसलिए 0 हो गया, हाफ ऑफ mvl², दिस इज इक्वल टू व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो हाइट कितना हो जाएगा, mg, और ये हाइट हमारा यहाँ से यहाँ देखा जाए तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2r लिखा जा सकता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि चाहिए हम लोग को, हाफ mvh² लिख सकते हैं। यहाँ से देखो मास 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 कैंसिल कर लेना। कन्वीनियंस के लिए चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 वाला पार्ट कैंसिल होगा, VL, मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, चलो यहीं पे देख लो, VL², दिस इज इक्वल टू व्हाट क्या आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4gr, दिस इज प्लस, या प्लस होना चाहिए था, तो प्लस आना चाहिए यहाँ पे क्या, VH² आना चाहिए। नेक्स्ट इस साइड चले आते हैं। VL का बात करें, VL² अगर पुट करें तो 8gr है हमारा, तो 8gr में से जाएगा 4gr, दिस इज इक्वल टू VH²। रहने तो इतना ही, समझ तो पाई रहे हो, ये 4gr आ गया, उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो 4gr, नीचे पहले से r प्रेजेंट है, माइनस क्या करेंगे, mg करेंगे, यहाँ से r कैंसिल होगा, 4mg में से mg गया तो आंसर आना चाहिए 3mg आना चाहिए। आंसर ये होना चाहिए था ऑप्शन इसका, 3mg। हाँ, एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, देख लेना, 26 का बी होता, चेक कर लो, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 देखा जाए तो हमारा ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा सेंटर ऑफ मास का है ना, और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। तो मेरे ख्याल से 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास हमारा कितना 20 kg दिया है, ये चलो m1 लिख देता हूँ मैं, और ये जो दूसरा वाला है इसका मास दिया हमारा 40 kg दिया है, हो गया। और देखा जाए तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारा, ये जो रॉड है, रॉड का मास नेग्लिजिबल मानना है, तो रॉड का लेंथ हमारा दे रखा था, ये दिया था 6 मीटर दिया था। अब ऐसे केस में हमारा सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है फ्रॉम 20 kg ऑफ मास, तो इसी को रेफरेंस मान लो, है ना। रेफरेंस मानने के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, 6 मीटर, है ना, हो गया। और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो अगर लिखना है इसको मान लेते हैं ऐसे ही, x1 और x2 हो गया। सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्या चाहिए, xm इज इक्वल टू व्हाट क्या लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस क्या m2 x2 एंड अपॉन क्या m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है। चलो बताना, पहला वाला मास तो 20 इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा वाला मास यानी बताओ कितना 40, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो थोड़ा और नीचे लिख सकते हैं दोनों का सम यानी 60, ये तो 0 से गया और ये हमारा देखा जाए तो 10 टाइम्स में जा रहा है, और यहाँ से ये भी चला गया, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया 4 आ गया, 4 इसका राइट आंसर होगा, 4 मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट होना चाहिए था, देख लेना, ये 27 था, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे 28। तो 28 अगर चेक करेंगे, मेरे ख्याल से टॉर्क पूछा गया है, फोर्स हमारा इतना लग रहा है और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया था, इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। टॉर्क क्या लिख सकते हैं, सिंपली r क्रॉस f, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। r कितना दिया हमारा, पोजीशन वेक्टर दिया है 3 k कैप दिया है, और देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका करेंगे किसके साथ, फोर्स वेक्टर के साथ j कैप, तो 4 3 12 और kj
KJ क्या होता है, माइनस आई होता है ना, तो माइनस आई कैप, ये राइट आंसर होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से -12 आई कैप एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट होगा इसका। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। 29 में एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतने वेलोसिटी से एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, स्पीड पूछा जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड कितना होगा, ज़रूर तो बोलेंगे नहीं, सब सीखे हो अच्छे से। मेरे ख्याल से वाई एक्सेस और ये वाला मान लिया जाए कि हमारा एक्स एक्सेस है। एज पर क्वेश्चन हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था यहाँ से, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हमने 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये कितने एंगल पे, वर्टिकल के साथ 30 बना रहा है, ध्यान देना, वर्टिकल के साथ 30 बना रहे हैं ना। इस तरीके से जाएगा 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 जाएगा। तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट पॉइंट पे सब लोग जानते हो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, बट एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट यू एक्स। तो हाईएस्ट पॉइंट पे यही हमारा वेलोसिटी रहेगा बचेगा, ये तो 0 हो गया। तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जो है हमारा, वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के बराबर है या यू एक्स के बराबर है। और यू एक्स का बात करें तो इसके इसमें यू एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इधर कॉस इधर साइन टूटेगा इस पर, तो क्या लिख सकते हैं 10 sin 30, और 10 sin 30 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 मीटर पर सेकेंड आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, एक ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन सी राइट होगा। देख लेना, ये 29 था, आई थिंक क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। तो 30 हमारा देख के लग रहा है वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया। मेन स्केल हमारा 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल डिवीजन, यानी 1 मिलीमीटर हो गया मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन स्केल डिवीजन 1 MSD हमारा कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया, जैसा कि होता है यूजुअली। वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है बताओ 9 के साथ, ओके। तो लीस्ट काउंट इजीली निकाला जा सकता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो समझ पा रहे हो, एज पर क्वेश्चन 10 VSD इज इक्वल टू व्हाट, 9 MSD। यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर लें इस क्वांटिटी को, डिफरेंस करने के लिए दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। 1 VSD को लिख सकते हैं 9/10 MSD। नेक्स्ट यहाँ ध्यान दिया जाए तो ये आ जाएगा 1/10 MSD आ जाएगा, और इस तरीके से देखा जाए तो 1/10 और MSD का मतलब कितना, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट यूजुअली इतना ही होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है, सब डायरेक्ट लिखा जा सकता था, बहुत प्रैक्टिस की होगी, ओके। लीस्ट काउंट पता है, अब मेरे ख्याल से मेजर्ड वैल्यू बताना है। तो मेजर्ड वैल्यू या रीडिंग अगर चाहिए तो रीडिंग हम लोग को लिखने आना चाहिए। रीडिंग हमारा होता क्या है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेना चाहिए, फिर प्लस करना होता है लीस्ट काउंट, और फिर क्या वर्नियर स्केल रीडिंग देखना चाहिए 0 एरर कुछ है कि नहीं। तो आई थिंक 0 एरर कुछ है तो नहीं, यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं ऐसा। तो मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करेंगे, वर्नियर का 0 कहाँ पे, वर्नियर का 0 यहाँ पे यानी कितना, ये तो 9 यानी 2.8 होना चाहिए। मेन स्केल रीडिंग हमारा 2.8 सेंटीमीटर, ओके। प्लस का साइन देते हैं, लीस्ट काउंट जस्ट निकाला था 0.1 मिलीमीटर निकाला है। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं कि कहाँ पे कॉन्साइड हो रहा है, कौन सा लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है, अच्छे से डार्क करके दिखाई दिए कौन सा कॉन्साइड हो रहा है। तो 5 6 7 वाला कॉन्साइड हो रहा है, यहाँ 7 लिख देना, हो गया। तो अच्छे से दिखा रहे थे मिलीमीटर में सेंटीमीटर में, चलो इसको भी अगर मिलीमीटर में लिखे 28 + 1 मतलब लिख सकते हैं। जैसे देखो ये हो गया हमारा 28 मिलीमीटर, मैं ये लिखना चाहता था, प्लस क्या 0.7 मिलीमीटर। तो ऐसे कैसे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 28.7 मिलीमीटर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो 10 से डिवाइड कर लेना, 2.87 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सी होना चाहिए था, ऑप्शन सी, देख लेना। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या है 31 में क्या दिया है देखते हैं। तो 31 में दिया है मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन दे रखा था, कैपिलरी राइज पूछा जा रहा है, डायमीटर वगैरह दे रखा था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जरूर लेना है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो। कैपिलरी राइज का फार्मूला होता है क्या, 2t cos थीटा बाई क्या होता है, ρg/r होता है ना। तो अगर इसको यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से देखते हैं 2 व्हाट इज टेंशन कितना दिया हमारा, 0.06 दिया था, ओके। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 ले रहे बोला है तो cos 0 1 हो जाएगा हमारा। नीचे चले आते हैं, ρg/r वाटर है ना, तो वाटर का डेंसिटी 10⁻³ kg/m³। नेक्स्ट ये 10 ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, और r डायमीटर दिया था तो रेडियस इसका हाफ कर लेंगे, 0.5 कर लेते हैं। मिलीमीटर है तो 10⁻³ और आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, मुझे तो पहले यही कैंसिल होते दिख रहा है, फिर ये जाएगा, फिर और क्या कर ले। तो चलो इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से डेसिमल हटेगा ना, तो डेसिमल वगैरह सब हटाएंगे, टेक 0 और नीचे आना चाहिए, मतलब इंटू 10 और आना चाहिए। इस तरह से देखा जाए हमारा आ रहा है कितना, हमारा ये आ रहा है 6 2 12/500 है ना, 12/500। तो ये मीटर में आया, आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो क्लियर सवाल है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1200/500 सेंटीमीटर, और ये 0 0 कैंसिल होगा
तो आना चाहिए 2.4 आना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर होता, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट होगा। ये हो गया 31 हमारा। 32 देखते हैं क्या है। तो 32 हमारा हाँ कॉपर बॉल है जो कि किसी विस्कस फ्लूइड में मूव कर रहा था। बॉल का रेडियस अगर डबल कर देते हैं तो न्यू यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। देखो कोई भी चीज़ का फ्री फॉल होता है यूनिफॉर्म स्पीड तो होना नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा है नहीं बताओ यार, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी का बात करेंगे फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद है तो जल्दी काम होगा। देखता हूँ मुझे भी याद है या नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता था हमारा 2r² 9 ईटा रो बी माइनस जिस भी मीडियम में फ्लो कर रहा है, जिस भी लिक्विड में फ्लो कर रहा है, और इनटू क्या लिखते थे जी। ये हमारा फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। यहाँ से देखा जाए तो बाकी कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है, बस रेडियस ही बदल रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है। नाउ एज पर क्वेश्चन रेडियस हमने क्या किया था, डबल कर दिया था। तो रेडियस डबल करने से ऑब्वियसली 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो पहले अगर v था तो बताओ क्या होगा, 4v होगा। ऑप्शन सी राइट होगा इसका, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। यंग्स मॉडल्स वाला क्वेश्चन है 33 देखते हैं। YDAC का क्वेश्चन बड़ा फेमस, ये सब ध्यान रखोगे अच्छे से। YDAC में बोल रहे हैं ना 6 फ्रिंग्स किसी सर्टेन सेगमेंट का ऑन द स्क्रीन, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ ये दिया था यूज्ड। तो किसी सर्टेन सेगमेंट में 6 फ्रिंग्स बन रहा था जब ये वाला वेवलेंथ हम लोग यूज़ किए। बाद में जब वेवलेंथ हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो उसी रीजन में बताओ 7 फ्रिंज बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेवलेंथ बदलने से फ्रिंज बिट बदलता है, और फ्रिंज बिट बदलने से बताओ उसी रीजन में क्या कुछ ज़्यादा फ्रिंज आएगा। तो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो क्वेश्चन ईजी है, पहले जितने रीजन में 6 फ्रिंज आ रहा था, अब बताओ 7 फ्रिंज आ रहा है। तो क्लियर सा बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं जहाँ पहले 6 फ्रिंज आ रहा था 6 टाइम्स बीटा, वहाँ अब क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो बीटा डैश मान लेना है ना, एक फ्रिंज का बिट बीटा। ओके 6 बताओ क्या लिखेंगे, फ्रिंज बिट होता क्या, लैम्डा डी बाई क्या डी लिख सकते हैं। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 7 और लिख सकते हैं चलो वेवलेंथ चेंज किया था लैम्डा डैश डी बाई क्या डी, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। ओके ऐसे केस में देखो डी डी कैंसिल, कैपिटल डी कैंसिल हो गया। लैम्डा डैश आई थिंक चाहिए था, तो लैम्डा डैश हमारा मिल गया 6 लैम्डा। लैम्डा कितना रिया हमारा, लैम्डा रिया था 700 नैनोमीटर, और नीचे डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग 7 से। तो आई थिंक ईजी है, ये 600 नैनोमीटर आ रहा है, तो 600 नैनोमीटर आंसर होना चाहिए। अगर ऐसा आंसर नहीं दिया है तो 1 0 और बढ़ा के आर्मस्ट्रॉन्ग में कर लेना, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ठीक है, 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइट का दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सब्सटेंस दे रखा था, तो वर्क फंक्शन मेटल का पूछा जा रहा है, वर्क फंक्शन होगा क्या। तो क्लियर सा बात है, वर्क फंक्शन हमारा कैसे निकाल सकते हैं, फोटोन को कितना एनर्जी मिनिमम कैरी करना चाहिए, है ना। तो एनर्जी कैरी बाई मिनिमम एनर्जी कम से कम फॉर द इजेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। ये क्या लिख सकते हैं बताना, ये सिंपली लिखा जा सकता है तो भाई HC बाई क्या अपना लैम्डा, जहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पुट करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं बोल रखा है ये सबसे बड़ा वेवलेंथ यानी एनर्जी कम, ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा यानी एनर्जी कम, तो कम से कम इतना एनर्जी तो चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बताओ HC का वैल्यू हम लोग लिखने आता है सिंप्लिसिटी के लिए। बताओ इसका वैल्यू हम लोग याद करके रखते हैं, 1240 नैनोमीटर में दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ऐसे लिखा तो जाते हैं, नीचे चले आते हैं। वेवलेंथ हमारा कितना दिया था, तो ये 400 नैनोमीटर दिया था। वैसे कि इसमें नैनोमीटर गया, 0 0 भी गया, और ये कैंसिल अगर करेंगे तो 4 3 12 और 1, मेरे ख्याल से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो कम से कम देखा जाए तो वर्क फंक्शन हमारा इतना ही होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, बिकॉज ये सबसे बड़ा वेवलेंथ है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ एनर्जी उतना ही कम, और कम एनर्जी से अगर हमारा मतलब बाहर आ पा रहा है, जस्ट सफिशिएंट है, जस्ट सफिशिएंट एनर्जी जिससे बाहर आ पा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 देखते हैं, एटम का क्वेश्चन है। तो 35 अगर देखा जाए ना, मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी एटम का दे रखा था, टोटल और काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। अगर रिलेशन जानते हो तो डायरेक्ट कर लो, जैसे मेरे ख्याल से ये सब याद तो होना चाहिए, तो रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। टोटल एनर्जी इज़ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाफ ऐसे 2 लिखते हैं। और अगर देखा जाए और क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार टोटल निकालेंगे तो फिर ज़्यादा मेहनत क्यों करना, डायरेक्टली जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ व्हाट, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो देखा जाए तो अगर डिवाइड इसको करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 से डिवाइड करो, ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और माइनस यहाँ पे प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये हमारा टोटल हो गया। तो एक ऑप्शन है ऑब्वियसली, ऑप्शन सी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया, मेरे ख्याल से देख पा रहे हो,
एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन समझ पा रहे हो, उसका यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पढ़ के समझ में आ रहा है, बोल रहा है क्या इतने मास के इक्विवेलेंट एनर्जी हमारा दे रखा था, तो मास क्या है बताइए। तो सिंपली यूज़ कर सकते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन आइंस्टाइन वाला। और एनर्जी हमारा कितना दिया था 2.25 है, तो लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 14 दिया था। और इस साइड चले आते हैं, मास तो निकालना ही हम लोग को, और सी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लिया जाए, 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 16 आ जाएगा। वैसे किस पे देखा जाए अगर मास कैलकुलेट हम लोग को करना है तो ये आ रहा है 2.25 डिवाइडेड बाई 9 लिख सकते हैं, और इंटू 10 टू द पावर मेरे ख्याल से -2 आना चाहिए, ऐसे कुछ है ना। अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लिख देते हैं 22.5 बाई 9 और इंटू 10 टू द पावर -3। अभी फ़िलहाल ऐसा आ रहा है केजी में, ये हमारा आंसर है। ठीक से देखा था तो 9 2 जा कितना आ जाएगा 18.94 जा 9 5 जा 45 है ना, तो यहाँ बस 5 लिख लेना 2.5। तो 2.5 और ये लिखा जा सकता है ग्राम में, तो आई थिंक हमारा 2.5 ग्राम होना चाहिए था आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, देख लेना 36 का बी होना चाहिए। क्लियर है, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे 37। तो 37 देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पूछा था ना, नॉन कंडक्टिंग है, तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट ऑप्शन सी कर सकते हो, है ना। ये सब क्वेश्चन समझाना तो नहीं चाहिए, क्लास में सीख चुके हो सारा। नॉन कंडक्टिंग में क्या पूरे वॉल्यूम में हमारा चार्जेस ऐसे स्प्रेड होते हैं पूरे वॉल्यूम में, है ना। और इनसाइड का फार्मूला याद है, इफ़ आर इज़ वॉट लेस देन आर, आर इज़ लेस देन आर, जहाँ आर इज़ वॉट इसका रेडियस हमारा आर हो गया, और अंदर में कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, जैसा मान लो अंदर में एक पॉइंट ले रहे हैं पी, तो इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस हम लोग सेंटर से मेजर करते थे स्मॉल आर, ऐसे कुछ। तो इनसाइड में याद होगा फार्मूला डायरेक्टली, फील्ड का फार्मूला क्या होता था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो के क्यू आर बाई के आर क्यूब। यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट तो गया, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन स्फीयर, और ये फॉलो करेगा किसको बताओ, y इज इक्वल टू mx को, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट बाहर का याद होगा रिजल्ट, जब हमारा इफ़ r ग्रेटर देन r हो जाता है, तो ऐसे केस में हमारा फील्ड का फार्मूला क्या आता था, सिंपली लिख सकते हैं बताओ के क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, जो कि बताता है कैसा इन्वर्स रिलेशन होगा, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। तो अंदर में लीनियर रिलेशन और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं यहाँ पे r इक्वल टू आर लिख दूँ, जो कि सरफेस हो गया r इक्वल टू 0, और ठीक है, तो अंदर में हमारा लीनियर रिलेशन, बाहर में क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। ये तो सब लोग जानते हो, बड़ा फेमस ग्राफ है। फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ ऐसे दिखाया जा सकता है। हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 38 में देखते हैं। 38 में क्या दिया ना, क्यों मैंने दिया था ना, तो मेरे ख्याल से करंट निकालो डायरेक्टली, हीट निकालना है ना, हीट इज़ आई स्क्वायर आर टी, इसलिए करंट तो चाहिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे ख्याल से बहुत ईजी आ गया, 2 एम्पेयर आ गया। कांस्टेंट आ गया तो बड़ा ही आसान है, एच इक्वल टू क्या आई स्क्वायर आर टी। वेरिएबल आता तो इंटीग्रेट करना पड़ता, बट ये तो कांस्टेंट आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ करंट 2 का स्क्वायर यानी 4, रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 दिया था, और कितने टाइम में फर्स्ट 10 सेकेंड्स 10 पुट करते हैं, तो आई थिंक 100 और 400 जूल राइट आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया इसका, ऑप्शन बी राइट है 38 का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39। तो 39 देखा जाए मेरे ख्याल से एक हेक्सागोन का क्वेश्चन हमारा। हेक्सागोन को बेंड करके बताओ, सॉरी वायर को बेंड करके हेक्सागोन का शेप दे रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा रहा है, अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं आई ए, है ना, बस इसका मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है। तो बस एरिया ही तो निकालना है, करंट तो आई दिया है, एरिया निकालना है। तो सिंस हेक्सागोन के बारे में सोचोगे, ये हमारा मान लो हेक्सागोन हो गया, चेक करना थोड़ा, ये मान लो हमारा हेक्सागोन हो गया। तो हेक्सागोन के बारे में सोचोगे तो कैसे निकाल सकते हो इसका एरिया, बहुत तरीका है। अगर मान लो सिंपली ऐसे डिवाइड करें तो एक ट्रेपेजियम इधर, एक ट्रेपेजियम इधर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर एक ट्रायंगल का ऐसे मान लो डिवाइड कर लो, तो हर एक ट्रायंगल सिंस एक रेगुलर हेक्सागोन है, वैसा नहीं रेगुलर ही मान के चलेंगे, तो ऐसे केस में हर एक साइड का लेंथ क्या होता है, सेम होता है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है ना, ए और ये ए। एक ट्रायंगल का निकाल के बताओ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस ट्रायंगल का अगर चाहिए तो इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, रुको मैं टोटल एरिया एक बार में निकाल लेता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ट्रायंगल का एरिया बताना। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस का रोल चलो यही प्ले कर रहे हैं ए, और हाइट हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का लिख सकते हैं √3a/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा रिजल्ट आ रहा है मेरे ख्याल से 2 2 ज़ा 4 यानी 4/, ओके ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये आ रहा है कितना हमारा 3√3a²/2, ये एरिया आ गया। ठीक है, सही लिखा है मैंने, 3√3a²/2, और इसको बस आई से मल्टीप्लाई करना था, तो 3√3a²। अच्छा एक चीज़ और है, ए तो हमारा जंक्शन है, एक्चुअली टोटल लेंथ हमारा वायर का कितना था, L था, और हमारा इसका पेरीमीटर होगा कितना, 6a होगा, 6a इज़ वॉट L, सो a इज़ वॉट L/6, समझ तो आ रहा है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हम लोग को, तब तो मिलेगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3√3/2
और यहाँ लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई क्या 6 लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बाई 6 नहीं, एल स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा, बिकॉज एल बाई 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, वैसे कि इसमें ये कैंसिल तो हो रहा है हमारा कितनी बार में, 12 टाइम्स पे, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो और भी कैंसिल कर लेते, रेशनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से आंसर हमारा आ गया। अगर ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से, यहीं पे देख लो √3 और √3 से रेशनलाइज इसको कर लेना, तो ये और कैंसिल होगा हमारा, और ये और कैंसिल होने का हमारा क्या बचेगा, इसको 3 मान लेना, 3 4 जा 12, तो हमारा आ रहा है कितना बताना, आई रहने देते हैं, और एरिया वहाँ से निकला है कितना हमारा, ऊपर है बस एल स्क्वायर रह गया, और नीचे देखा जाए तो 4√3, 4 2 जा 8, 8√3, सही है। तो हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है ऐसा, एल स्क्वायर आई 8√3, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा, देख लेना ऑप्शन सी राइट होगा। चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। 40 में एक सेल है जिसका मास 7m दिया था, एक्सप्लोड कर रहा है, इस रेशियो में टूट गया फ्रैगमेंट्स में, मासेस फ्लाई कर रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो इक्वल मासेस वाला था, 3 वाला, तो लाइटर पीस का स्पीड पूछा गया, तो ऑब्वियसली बॉम्ब एक्सप्लोड किया, तो ये सारा क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही करते हैं, बिकॉज सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ध्यान दो, मैं ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मान लो बॉम्ब है हमारा, तो बॉम्ब शुरू में रेस्ट में रहता है, यहाँ पे रेस्ट में रहता है, इसके बाद एक्सप्लोड हुआ, तो बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, तो लॉजिकली बॉम्ब का फाइनल मोमेंटम पे क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। नो मैटर पीसेस कहीं भी जाए, सारे पीसेस का नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैसे कि इसमें एज पर क्वेश्चन इसका मास दिया था 7m दिया था, जब ये पीसेस में टूटा ना, एक हमारा मान लो ऐसे गया, दूसरा वाला मान लो ऐसे गया, इस पीस का मास दिया है 3m दिया है, इस पीस का मास भी क्या दिया है 3m दिया है एज पर रेशियो, ये मान लो ऐसे गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे देख लो अच्छे से थोड़ा, ऐसे गया और ये ऐसे गया, विथ इक्वल स्पीड गया ना, v0 है ना, तो ये v0 से गया और ये भी कैसे गया हमारा, v0 से गया। आई थिंक दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इन दोनों का कॉम्बाइंड मोमेंटम निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को कॉम्बाइंड मोमेंटम मानते हैं, निकालते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसको m1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं m2 मान लेते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बाइंड मोमेंटम अगर निकालते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे मिलना चाहिए था, दिस इज द कॉम्बाइंड मोमेंटम ऑफ 1 and 2, और इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, दिस विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स p, मतलब p इंडिकेट्स मोमेंटम ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल, तो लिख सकते हैं बताओ कितना, 3m into v0, 3m into what, v0। बट हम लोग जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का 0 होना चाहिए, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम अगर ऐसे है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए थर्ड पीस ज़रूर हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो थर्ड पीस हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसे जाना ही पड़ेगा, उसको जो छोटा वाला ऐसे जाना पड़ेगा। तो थर्ड पीस का मास m3, इसका मास दिया था m दिया था 3:3:1, वैसे कि इसमें थर्ड पीस का अगर वेलोसिटी चाहिए तो चलो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, जितना फाइनल मोमेंटम 0 तभी होगा जब ये मोमेंटम को ये मोमेंटम कैंसिल आउट करेगा, यानी ये मोमेंटम और ये मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो कंबाइंड मोमेंटम ऑफ 1 and 2 जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये थर्ड पार्टिकल के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ओनली देन दे विल कैंसिल ईच अदर। उसका मोमेंटम तो लिख चुके हैं, कितना हमारा √2 3m और इंटू क्या v0 लिखा था हमने। इसका बात करें तो क्या लिख सकते हैं m, और थर्ड पार्टिकल का स्पीड चाहिए था, मेरे ख्याल से m और m कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, ये आंसर होना चाहिए था 3√2 v0। तो आंसर ऑप्शन इधर दिया है सर, 3√2 v0, ऑप्शन सी राइट होगा, देख लेना ऑप्शन सी राइट होगा इसका। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 40 था, चेक करना। 40 का देखते हैं 41 क्या है, तो 41 में देखोगे मेरे ख्याल से ये LCR सर्किट है हमारा, और ऐसे ही समझ में आ रहा है रेजोनेंस का केस हो गया है ना, XL मतलब VL इक्वल टू व्हाट VC है, तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस में ऐसे तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये 100 तो ये भी 100 होगा, है ना, 100 आंसर होगा इसका। स्टिल अगर देखना चाहते हो देख लो, ड्यू टू फेज डिफरेंस हम लोग याद है नेट वोल्टेज कैसे लिखते थे, या अप्लाइड वोल्टेज, नेट वोल्टेज हमारा होता था √ओवर क्या, ऐसे लिखते थे ना, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। फेजर डायग्राम बनाने के बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, समझ लेना, सब पढ़े हो। नाउ सिंस ये दोनों वोल्टेज सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अप्लाइड वोल्टेज या नेट वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट, VR आ जाएगा सिंपली। नेट वोल्टेज यानी कि वही अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज हमारा अगर 100 है तो रजिस्टर के क्रॉस पे वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट्स ही होना चाहिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये सब टेक्निक अगर सीखे हो तो टिक करना था, देख के डायरेक्टली, है ना, ऑप्शन ही राइट होगा इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले, 42 देखते हैं क्या दिया है। तो 42, हाँ मेरे ख्याल से SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका ही बात हो रहा है। रेडियस ऑफ सर्किल, इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा था, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा था, तो वाई प्रोजेक्शन बताना है एज वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है सारा। मैं एक बार पहले सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर ऐसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये वाई और ये वाला एक्स मान लेना। नेक्स्ट देखा था तो पार्टिकल हमारा कहीं यहाँ पे, पार्टिकल कहीं यहाँ पे, ओके, टाइम 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, और ये पार्टिकल हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लो कुछ स्पीड ओमेगा से घूम रहा होगा, बिकॉज टाइम पीरियड तो रिया निकाल लेंगे। तो शुरू में ये एंगल कितना दिया था, 30 डिग्री दिया था। थोड़े टाइम के बाद आफ्टर मान लो लिख देते हैं t इज इक्वल टू टी,
टी इज इक्वल टू व्हाट टी, ये पार्टिकल थोड़ा आगे आ गया बिकॉज ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पार्टिकल के यहाँ आगे आ गया मान लेना। वैसे केस में ये एंगल क्या होगा, ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी होगा। क्लियर है? तो ये देखो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, आर वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा रेडियस वेक्टर आर वेक्टर हो गया, लिख सकते हैं। ये रोटेटिंग वेक्टर है। इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग चेक करेंगे बताओ अलोंग वाई एक्सिस, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला, ये प्रोजेक्शन अगर चाहिए हम लोग इसका, तो इसका तो प्रोजेक्शन होगा, क्या लिखा जा सकता है, सिंपली आर कॉस, चलो ओमेगा टी पहले लिख देते हैं, ओमेगा टी प्लस 30। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। अच्छे से लिखने का बने थोड़ा। तो रेडियस का रूल कौन प्ले कर रहा है, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज फिगर में दे रखा है 3 कॉस, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा सिंस लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। टाइम पीरियड हमारा दे रखा था कितना, आई थिंक मैंने देखा है 4 दिया था, तो 4 दिया था यानी पाई बाई 2 हो गया, तो पाई बाई 2 इंटू टी और प्लस 30, तो 30 को भी इसके फॉर्म में लिख लो, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मुझे, और ऑप्शन देखते हैं इसका। हाँ एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। होपफुली क्लियर है, देख लेना। एक क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कौन सा, 42। चलो 42 का देखते हैं 43 में क्या दिया। तो 43 में मेरे ख्याल से ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन हमारा 43 ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, चेक करेंगे ना। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का इक्वल है, बताओ किसके, सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेना है किसका, बताओ ओपन वाले का। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड। तो सेकंड ओवरटोन लेना है, बताओ किसका, क्लोज्ड का। देखो याद होना चाहिए सबका जनरल फार्मूला। ओपन का क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर nth ओवरटोन, तो ओपन का लिखते हैं सिंपली हम लोग क्या, n+1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी बताओ वी वाई क्या 2L। और अगर बात करें क्लोज्ड का, तो क्लोज का क्या होता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं क्या 2n+1, और क्या लिख सकते हैं वी वाई क्या 4L, ऐसे लिख सकते हैं। ये यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करते हैं। फंडामेंटल की बात करेंगे n = 0, यानी ये सिंपली वी वाई 2L हो जाता है, वी वाई 2L ओ लिख देते हैं ओपन के लिए। और यहाँ पे सेकंड पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 आ जाएगा, सेकंड ओवरटर्न नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ, तो 5 आ जाएगा, तो 5 और ये लिख सकते हैं क्या वी वाई 4L, और यहाँ पे C लिख देना क्लोज के लिए। दोनों केस में स्पीड हमारा सेम होगा, और इस तरह से देखा था ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4। क्या दिया था हमारा क्वेश्चन में, ओपन का चाहिए क्लोज का दिया है, तो ओपन का चाहिए, तो मेरे ख्याल से उल्टा कर लिया जाए। ओपन का अगर चाहिए था तो मेरे ख्याल से 2LC/5 लिखा जा सकता है, तो 2/5 रहने देते हैं, और LC साइड 20 दिया ना, हाँ 20 दिया था, तो 5 4 जा 20 यानी 8 सेंटीमीटर राइट आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन सी राइट होगा इसका, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। तो 44 में देखो फिर से हमारा आ गया सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो अगर गेट्स वगैरह देखा जाए तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो एक रफ डायग्राम यहाँ पे देखा जाए। मेरे ख्याल से पहला वाला ये और गेट के जैसा है ना, और फिर से चेक करेंगे हम लोग, नीचे में एक एंड गेट लगा हुआ है, नीचे फिर से हमारा क्या एक नॉट गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे जो कनेक्शन है हमारा, यहाँ फाइनल में क्या हमारा एक एंड गेट लगा हुआ है, और ये फाइनल आउटपुट हमारा ऐसे x दिखा रखा है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है इनपुट क्या है P Q, और ये क्या दिया R दिया था। वैसे किस नहीं, ये तो समझ पा रहे हो, जैसे ही दोनों टर्मिनल्स ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग किसी भी नॉट गेट या नैंड गेट का, ये नॉट गेट बन जाता है। तो नॉट गेट तो आउटपुट क्या मिलेगा P बार, और यहाँ पे तो डायरेक्टली Q आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए आउटपुट, तो सिंस ये एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है हमारा दोनों इनपुट का क्या प्रोडक्ट होता है, तो P बार डॉट Q लिख सकते हैं। यहाँ देखो आ रहा था R, बाहर क्या निकलेगा हमारा R नॉट या R बार ऐसे लिख सकते हैं। फिर से अगेन एंड गेट है, तो एंड गेट में दोनों इनपुट का प्रोडक्ट होता है, तो P बार डॉट Q, और इसका भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा R के साथ ऐसे। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। तो फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, P बार डॉट Q डॉट क्या R। अब देखो इनपुट आउटपुट का रिलेशन ऐसे दे रखा था हमारा वेव के फॉर्म में है ना, स्क्वायर वेव के फॉर्म में, और ये बताना है कि हमारा कौन सा करेक्ट है। P Q R तीनों का इनपुट दिया था, और इसका मेरे ख्याल से आउटपुट रिलेशन यहाँ दिया है। मैं आगे जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यहीं पे सोच लो, पर आउटपुट हमारा 1 कब होगा, मतलब फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर हम चाहते हैं x हमारा 1 हो जाए, कब पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। तो बताओ इसको 1 होने के लिए P को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली 1 होना पड़ेगा, और R को भी क्या होना पड़ेगा 0, तब जाके R बार क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा बस यहाँ पे हमारा 1 मिलेगा, बाकी सारे कैसे मेरे ख्याल से 0 मिलना चाहिए। तो यही कंडीशन है जहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो करेगा या आउटपुट मिलेगा। तो देखा जाए P0 Q1 और R0 पे, तो देखो P0 शुरू में तो सब 0 है, रहने दो 0 होगा। इस केस में आते हैं, ये 1 हो गया तो नहीं, फिर 0 मिल, यहाँ पे आउटपुट 0 मिलना चाहिए, यहाँ पे देखो फिर से 1 हो गया, आउटपुट 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो क्या 0 हाँ सेटिस्फाई हो रहा है,
ये 1 हाँ और ये 0, इस वाले कॉलम में आउटपुट मिलना चाहिए बिटवीन T3 T4 एंड T3 यहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ मिलेगा आउटपुट। और बाकी जगह देखा जाए तो 0 नहीं होगा, 0 हो सकता है बट 1 नहीं है। फिर यहाँ देखा जाए तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। होपफुली मेरे बात को समझ पा रहे हो। मैं सिंपली ये कंडीशन फुलफिल करना चाह रहा हूँ कि ये फुलफिल जहाँ होगा वहीं हमारा आउटपुट मिलेगा, और ये सब है ना फुलफिल होगा वहीं आउटपुट मिलेगा। तो ये मुझे दिख रहा है बस T3 T4 के बीच में फॉलो होता हुआ, देखो 0 1 0, बाकी कहीं ऐसा नहीं है, चेक करके देख लो, मुझे तो दिखा बाकी कहीं नहीं है। तो T3 T4 में ही आउटपुट मिलना चाहिए, इसके बीच में ही। देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, इसी का उल्टा ढूंढना है, इसी का उल्टा यानी ये होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन का। क्लियर है? बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। और ये हो गया 44 के बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 45 में क्या दिया। तो 45 में आई थिंक कुछ एरर वेरर निकालना है, एरर देखा जाए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो 45 में देखा जाए तो x दे रखा था, और अगर x में एरर चाहिए तो सब लोग जानते हो क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ से लिखते हैं del x by x दिस इज इक्वल टू, सारा पावर सामने आएगा तो 2 इंटू डेल ए बाई ए, प्लस का साइन देते हैं, रूट है तो हाफ आ जाएगा, हाफ डेल बी बाई क्या b लिख सकते हैं, और प्लस एरर हमेशा ऐड होता है तो डेल सी बाई सी लिख सकते हैं। हो गया। तो हमारा पहला वाला देखो, ए में एरर कितना दिया था 1%, फिर हाफ, बी में एरर कितना दिया है 2%, प्लस इसमें एरर कितना दिया 0.5%, ये कैंसिल ही हो गया। तो 2 + 1 + 1 यानी 4% राइट आंसर होगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट समझ पा रहे हो ऐसे ही। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। होपफुली क्लियर है, देख लेना। तो ये 45 था, है ना, ये क्वेश्चन और 45 था। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है। ऑब्वियसली मैंने वीडियो को एक्सप्लेन करने में टाइम तो लिया है, होपफुली क्लियर हो इसीलिए बस मैंने टाइम लिया है। बट हाँ, क्वेश्चन काफ़ी मतलब बिल्कुल नेट पे बेस्ड ही था, ईजिली कर सकते थे बहुत सारा क्वेश्चन, है ना, काफ़ी ईजिली कर सकते थे। होप सबने स्कोर हाई किया होगा इस पेपर में, एंड प्रिपेयर करो नेक्स्ट पेपर के लिए, फुल टेस्ट देते रहो अच्छे से, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।